Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Now I would like to call Ayan Tanish from 10th standard, the student of Al Campus, to recite the praising words about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरे आका ने गमे दीन में क्या क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। मेरे आका ने गमे दीन में क्या क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। इतना सदमा तेरे आका ने सहा होगा जग, इतना सदमा तेरे आका ने सहा होगा जग। अब इन्होंने यहाँ पे डाले ना, ठीक है, बट यहाँ पे देखो टुकड़े हुए देखा। मेरे आका ने हमें दीन में क्या क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। आने जिरत की घड़ी धूप कब गुजरी होगी, आने जिरत की घड़ी धूप कब गुजरी होगी। बड़ी पुरअश्क निगाहों से जुबाबा देखा, बड़ी पुरअश्क निगाहों से जुबाबा देखा। मेरे आका ने हमें दीन में क्या क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। उम्मती होते हुए हमने मदीने में फ़क़त, उम्मती होते हुए हमने मदीने में फ़क़त। फिक्र आका को नहीं गुंबद खज़रा देखा, फिक्र आका को नहीं गुंबद खज़रा देखा। मेरे आका ने हमें दीन में क्या क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। महल वालों के हंसी महल हुए बेवक़्त, महल वालों के हंसी महल हुए बेवक़्त। जब तस्वुर में शहीदी तेरा हुजरा देखा, जब तस्वुर में शहीदी तेरा हुजरा देखा।
मेरे आका ने गमे दीन में क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। हमने आका के गुलामों के दिलों में गुदगुद, हमने आका के गुलामों के दिलों में गुदगुद, फिक्र दुनिया की नहीं बस हमें उतबा देखा, फिक्र दुनिया की नहीं बस हमें उतबा देखा। मेरे आका ने गमे दीन में क्या देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा, कभी तारीफ की मशक्कत कभी फाका देखा। जज़ाकल्लाहु खैरन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इज़्ज़िनी मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, इस MMNF के सदर जाकिर शिकलगर साहब, इस इदारे के सदर डॉक्टर कमाल सैयद साहब और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए NGO के रिप्रेजेंटेटिव, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें अल्लाह ताला ने एक मौका दिया एक साथ जमा होने का और इस कॉन्फ्रेंस के बेहतरीन उन्वान के ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज करने का। इस प्रोग्राम की नोयत क्या है, इस प्रोग्राम को आपके सामने क्यों पेश किया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। प्रोग्राम 10 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन क्योंकि थोड़ा इंटीरियर है, बंबई से थोड़ा दूर है, आने में थोड़ी दिक्कत लोगों को होती है, इसलिए प्रोग्राम थोड़ा ताखीर से शुरू हुआ। तो बाज़ाब्ता तौर पर प्रोग्राम का आगाज तो हो चुका है। यहाँ पर हमारे बीच कुछ ऐसी शख्सियात मौजूद है जो अपना एक नाम रखती है। मैं चाहूंगा कि ऐसी शख्सियात स्टेज पर आए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मारूफ सर से कि वो स्टेज पर आए। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप तालियों से उनका इस्तेमाल करें। नागपुर से हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर असलम बारी सर, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है और माशाल्लाह हमारे मेंटोर है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। डॉक्टर बारी सर। मुंबई से विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाली एक मशहूर शख्सियत गजाला मैडम भी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्टेज पर आए। ठीक है, जज़ाकल्लाह। पुणे से आए हुए कुरैश कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार मिसेस मोइन कुरैशी साहिबा भी हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर आए। ये हर वक्त हमारे साथ होते हैं, हर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त MMNF के लिए सर्व करते हैं। रहमा फाउंडेशन नेल, जो कि एक मशहूर अदारा है, मौलाना सज्जाद नोमानी के ज़ेर सरपरस्ती चलता है, तो वहाँ के जिम्मेदार और मेरे अजीज दोस्त अब्दुल गनी पंजाबी साहब भी हमारे बीच मौजूद है, जो कि लीडरशिप कंसल्टेंट और स्ट्रेटेजिस्ट और एक बेहतरीन सोशल वर्किंग प्रोफेशनल है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पे आए। साथ ही साथ रेशमा शेख साहिबा भी हमारे बीच मौजूद है, जो कि विमेन एम्पावरमेंट पर औरतें कौन सा बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकती है, इसमें अपना एक अहम रोल अदा करते हैं। तो मैं रेशमा मैडम से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आए। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट हमारी कम्युनिटी का माना जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, और खास तौर पर हुकूमत से जिनका बहुत अच्छा ताल्लुक है, ऐसे हमारे दोस्त हमारे बीच मौजूद है इरफान अली साहब। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टेज पर आए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम हजरात का, और दूर दराज से आए हुए आप सभी हजरात का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त देकर अपनी जिंदगी के 2 दिन इस बेहतरीन वर्कशॉप में लगाने का इरादा किया
और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इसका अज्र दे और इसके बेहतरीन नताइज हमारे सामने पेश करे। जाकिर शिकलगर साहब को आप सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। हमारा भी ताल्लुक जाकिर शिकलगर से ऐसे ही हुआ था 2018 में। इसकी स्टोरी मैं आपके सामने बाद में पेश करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जाकिर शिकलगर साहब आए और एक वेलकम स्पीच आपके सामने पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर मौजूद सभी मेहमान और आज की कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए सभी साथी, सभी लोगों का, बहनों का, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खास इस्तेकबाल करता हूँ। आज ये जो कॉन्फ्रेंस है, हर साल 2 या 3 कॉन्फ्रेंसेस अलग अलग विषय को लेकर हम लोग बुलाते हैं और करीबन 125-150 लोग तो इमीडिएट आते भी है, लगभग कहते हैं। इसलिए मैं सभी का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। एमएमएनएफ तो 2018 से शुरू हुआ है और 2 साल बीच में 1.5-2 साल का कोरोना का अगर वक्त छोड़ दिया तो लगातार मेहनतें शुरू है। एमएमएनएफ के 15 मिशन है, वो भी आगे आपको बताए जाएंगे। वक्त तो शेड्यूल देना ही पड़ता है, लेकिन आने जाने में दिक्कत होती है तो पहला दिन थोड़ा लेट होता है, इसलिए थोड़ा अपना प्रोग्राम लेट हुआ है। लेकिन मैं यहाँ खास करके आप बड़ी जद्दोजहद करके दूर दराज से लोग आए हैं और ये जो आज का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है, ऐसा प्रोग्राम पहले दापोली में हुआ था 3 दिन का। उसके बाद में यह सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हम लोग मुकामी है, 1 दिन के लिए तो मुकामी है, उस वक्त 2 दिन मुकामी है। इसका फायदा यह है कि नेटवर्किंग अच्छी तरह से होता है, पहचान एक दूसरे की अच्छी तरह से होती है और इसका फायदा बहुत दिन से तका देते कि सर 1-2 दिन की मुकामी कॉन्फ्रेंस ले लो। और इसमें हमारे साथी मुंब्रा से है एडवोकेट हसन मुलानी साहब, इन्होंने एक कोशिश की और इस इदारे के प्रेसिडेंट साहब स्टेज पर मौजूद है डॉक्टर कमाल सैयद साहब, इनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया और डॉक्टर सैयद साहब ने तुरंत हाँ कर दिया। और इतना ही नहीं कि बोले कि हमारा कैंपस को अवेलेबल कराएंगे, लेकिन आने वाले सभी जो लोग हैं हमारे मेहमान हैं, इन सब की खिदमत का भी मौका हम लोग छोड़ेंगे। ये हॉल मुहैया करना, यहाँ का सब इंतजाम करना, चाय पानी, नाश्ता, खाना, रहना, सभी का इंतजाम डॉक्टर साहब और उनकी टीम ने किया है। इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपका खास शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोग मेहमान में, इसलिए वेलकम तो भी आपका भी है, लेकिन खास बहुत बड़ा शुक्रिया 2 साल पहले से डॉक्टर साहब का शुक्रिया। डॉक्टर साहब को मसूलियत बहुत है। ये जो अली हिदायत कैंपस है उसके बारे में उनकी इंट्रोडक्शन आएगी, उनका सेशन खास है, कल उनकी टीम है वो भी बात करेंगे। अभी सब एनुअल फंक्शंस का सिलसिला चल रहा है, डॉक्टर साहब को जाना है, आज उनके भिवंडी के एजुकेशन कैंपस का सालाना जलसा है, एनुअल फंक्शन है, इसलिए उनको निकलना भी है। तो मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप भी थोड़ा सभी लोगों का इससे पहले थोड़ा स्पीच दीजिए और आपका मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान, सबकी सामने जितने बैठे हुए हैं तमाम हजरात हमारे मेहमान हैं और मैं अलीराय ग्रुप की तरफ से, अलीराय कैंपस की तरफ से आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और सबको वेलकम करूंगा कि आप लोगों ने हमें एक ऐसी खिदमत का मौका दिया कि जो शायद किसी को मिलती है। इतने इंटेलेक्चुअल्स, इतने कौम के जिम्मेदार जो हर वक्त कौम और मिलत के लिए सोचते रहते हैं। बहुत होता है कि किसी एक से मुलाकात हो जाती है, कहीं किसी प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि आप तमाम हजरात ने हमारे कैंपस में विजिट किया, हमको खिदमत का मौका दिया। इसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ
अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है हमें आप लोगों से मिलाया, आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है। इसमें किसी आदमी या किसी इंसान का कोई रोल नहीं होता है। अगर अल्लाह नहीं चाहता है तो ये बच्चापुर स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर आप लोग इस मुशक्कत का क्या तशरीफ नहीं करते, ये अल्लाह का एहसान है। और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए और तमाम लोगों का वेलकम करना चाहूंगा। मैं एक्चुअली आज मेरा शाम को भिवंडी में प्रोग्राम है। हमारा स्कूल जो है वो मुब्रा, भिवंडी, कल्याण, औरंगाबाद और बदलापुर 5 जगहों पे है। तो हमारा 9 तारीख को एक प्रोग्राम था मुब्रा में, 12 तारीख को प्रोग्राम था कल्याण में, आज भिवंडी में है, फिर 18 तारीख को औरंगाबाद में है और 22 तारीख को हमारा एनुअल फंक्शन बदलापुर में। तो क्योंकि प्रोग्राम हमारा है तो मैं इसलिए जाकिर सर से कहा कि मैं कुछ 5-10 मिनट के लिए सुबह आऊंगा, मुलाकात करूंगा, फौरन निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ से मुब्रा से भिवंडी जाना है मुझे, 5 बजे से प्रोग्राम ऑफ है। मैं तमाम हजरात का ज्यादा वक्त न लेते हुए शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और वेलकम करूंगा कि आप हजरात को है यहाँ पे तशरीफ लाए। हो सकता है कि बच्चों में कुछ कमियां रहे तो उसके लिए मैं एडवांस में माजरत चाहूंगा और जो भी जरूरत हो आप लोग यहाँ पे देखिए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी इजाजत की बात है कि इतने जिम्मेदारों को कौम मिलत के लिए सोच रहे हैं, जो कौम मिलत की खैरवाई के लिए अपना पूरा वक्त दे रहे हैं। ये एक साथ में मेरे कैंपस में जमा हुआ, ये मेरे बहुत बड़े एजाज की बात है, बहुत बड़े फख्र की बात है। मैं तमाम हजरत का शुक्रिया करूंगा और वेलकम करूंगा कि आप हजरत तशरीफ लाए। इंशाल्लाह कल से दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैर। आज के इस प्रोग्राम की निजामत मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। हमारे एक दोस्त है प्रोफेसर हसन गुलानी, एक बेहतरीन सोशल वर्कर है मुब्रा के और थाने डिस्ट्रिक्ट के, ये उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, इसलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और आज के इस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी जो थी वो जिम्मेदारी मेरी थी कि आपके सामने MMNF को इंट्रोड्यूस किया जाए और MMNF के जो मिशन है उसको आपके सामने पेश किया जाए कि MMNF का मकसद क्या है, MMNF का विजन क्या है, MMNF क्यों बना, उसके पीछे क्या मेहनतें हैं, क्या सोच थी और आगे जाके हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए और NGO के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि 10 साल बाद और 20 साल बाद हम कहाँ जाएंगे। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इल्मिया है कि NGO में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत होता है। एक काम जो NGO कर रही है उसी शहर के अंदर देखकर 3 NGO भी वही काम करते हैं और जिससे बहुत सारा सरमाया और बहुत सारा रिसोर्सेस जो है वेस्ट हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे NGOs जो नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिनमें कुछ ईगो का इश्यू, काम नहीं करने देने का इश्यू, अच्छे काम नहीं करने का इश्यू, कुछ इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं करना, किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से काम होना चाहिए, काम की नोयत क्या होनी चाहिए, कंसल्टेंट क्या होते हैं, रिसर्च क्या होती है, इम्पैक्ट एनालिसिस क्या होता है, नीड बेस्ड एनालिसिस क्या होता है, इस तरीके का सिस्टम और प्रोसीजर हमारे कामों में हमें कहीं दिखाई देता नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए 2018 में जाकिर शिकलगर साहब का साउथ इंडिया में एक दौरा हुआ, जहां पर साउथ इंडिया की एक मशहूर कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल साउथ इंडिया NGO कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से हम महाराष्ट्र में ले रहे हैं उसी तरीके से साउथ इंडिया में भी कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें 2018 में जाकिर शिकलगर साहब का वहां जाना हुआ। और वहां जाने के बाद जाकिर शिकलगर साहब को यह एहसास हुआ कि मुत्तहद होकर और इकट्ठा होकर किस तरीके से काम किया जाता है और कितने बेहतरीन तरीके से नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं हम लोग, सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, कॉम्प्लायंस या फिर फंडिंग के लिए जो मालूमात होती है, NGO को किस तरीके से बेहतर तरीके से विजन सेट करना है, स्ट्रेटेजी बनाना है। इस तरीके से अगर बेहतरीन लोगों की मार्गदर्शन में और गाइडेंस में अगर हम काम करते हैं तो कितने फायदे हो सकते हैं। तो फिर उनके जहन में एक ख्याल यह आया कि क्यों ना महाराष्ट्र में भी हम लोग NGO का फेडरेशन बनाएं, तमाम NGO को इकट्ठा करने की कोशिश करें और इकट्ठा करने के बाद महाराष्ट्र में और इंडिया में जितने भी क्रीम लोग अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे सामने बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मौजूद है, ऐसे सक्सेस स्टोरीज का जो एक्सपीरियंस है वो लोगों के सामने पेश किया जाए ताकि लोग किस तरीके से काम करना है ये सीखे।
किस तरीके से अपनी गलतियों को सुधारना है, ये सीखे। दुनिया में किस तरीके से काम हो रहा है, बड़ी बड़ी एनजीओ, कामयाब एनजीओ किस तरीके से काम कर रही है, ये सीखे। तो 2018 में जाकिर शिकलकर साहब ने एक छोटे से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस काम का आगाज किया। वो छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया और उसमें अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया। अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया कि इस तरीके से काम होना चाहिए, विमेन इंपावरमेंट का एक इश्यू, स्किल डेवलपमेंट का एक इश्यू, कॉम्पिटिटिव एकेडमी का एक इश्यू, या फिर अलग अलग जो जगह काम हमारे होते हैं एनजीओ से मुतालिक, उनके ऊपर अपनी राय देना शुरू किया। और राय देते देते एक काफिला बनना शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्होंने एक और कामयाबी की जो बात की कि हमारे यहां पर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म अभी तक मौजूद नहीं था। अफसोस की बात यह है कि हमारा तवक्कुल तो अल्लाह ताला पर है, लेकिन हम इतना डरते हैं कि इंटेलेक्चुअल मेरा चोरी ना हो जाए, मेरी जगह कोई ना ले ले, मेरा मुकाम कोई ना ले ले, तो हम किसी बेहतरीन इंसान के साथ में स्टेज शेयर करना या फिर किसी बेहतरीन इंसान को एक्नॉलेज करना, मानना, उसकी खूबियों को सराहना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बहुत कम पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर एक थिंक टैंक वजूद में नहीं आया, जो कि दिगर कौमों के अंदर थिंक टैंक वजूद भी आया और उससे बेहतरीन तरीके से काम भी लिया गया। हमारे यहां पर थिंक टैंक उस वक्त वजूद में आता है जब इंसान अपने बाल सफेद कर लेता है, अपनी जिंदगी के 70 साल लगा देता है, उसको 25-30 अवार्ड मिल जाते हैं, तब हम तस्लीम करते हैं कि ये आदमी उस लायक है। ये बहुत बड़ा खला मौजूद था। तो जाकिर शिकलकर साहब ने जितने भी एक्सपर्ट इस लाइन में काम कर रहे हैं उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, उनको फोन करने की कोशिश की। उसी सिलसिले में मुझे भी एक दिन फोन आया, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन आपके सामने नहीं है, मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लूं। मेरा नाम एहसान सैयद है। बेसिकली मैं एक टीचर हूं। 11 साल तक मैंने अब्दुल रज़ाक कालसेकर पॉलिटेक्निक में एज ए लेक्चरर काम किया। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि भाई स्कॉलरशिप में बहुत कमी है, स्कॉलरशिप की गाइडेंस बच्चों को नहीं मिल पाती है, तो स्कॉलरशिप पे मैंने काम करना शुरू किया और महाराष्ट्र के दिगर अलग अलग इलाकों में स्कॉलरशिप के गाइडेंस के लेक्चर्स भी लोगों को दिया, नए गाइड करने वाले लोगों को बनाने की कोशिश किया। इसमें एक इरफान सैयद का नाम आप जानते होंगे कराड़ से। उसके बाद करियर गाइडेंस में काम करना शुरू किए और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से करियर गाइडेंस का एक्सटेंशन से कोर्स किया, यूनिवर्सिटी सिंगापुर से एक कोर्स किया और फिर कुछ एनएलपी साइकोलॉजी के कोर्सेज करने के बाद विमेन इंपावरमेंट मोटिवेशनल सेमिनार्स देना शुरू किए और 2018 के लगभग अब्दुल रज़ाक कालसेकर पॉलिटेक्निक से मैंने रिजाइन दिया और फुल टाइम करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल सेमिनार देना शुरू किया। उसी बीच डॉक्टर जाकिर शिकलकर साहब से मेरी मुलाकात हुई और फिर हम एमएमएनएफ से जुड़ गए। उसके बाद मैंने 3 साल बंबई की एक मशहूर ऑर्गेनाइजेशन मेस्को में एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम किया और एनजीओ के सिस्टम में प्रोसीजर में अल्हम्दुलिल्लाह सीएसआर फंडिंग में बहुत अच्छी करीब से उसको सीखने का मौका मिला और अभी यंग अचीवर्स करियर गाइडेंस में मैं एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम कर रहा हूं, जिसमें हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टडीज, टेक्नोलॉजी और करियर गाइडेंस या विमेन इंपावरमेंट या कहेंगे हम लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग, इसमें हम किस तरीके से अलग अलग लोगों का रोल हो सकता है, अपनी कैसी खिदमत दे सकते हैं, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके अलावा जाकिर शिकलकर साहब ने दानिश लांबे कहो, हसन मुलानी कहो या फिर पुणे के बहुत बड़े जो वक्फ में काम करते हैं, ऐसे लोग जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, अल हुदा फाउंडेशन जैसे अल हुदा टेक्नोलॉजी वाले, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करने का उनको शर्फ हासिल हुआ। इरफान अली साहब जो यहाँ मौजूद है, इनसे मुलाकात हुई, जमशेद भाई, ऐसे बेशुमार इंटेलेक्चुअल जो महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग कोनों में अलग अलग फील्ड में काम कर रहे थे, जाकिर शिकलकर साहब ने उनको जोड़ने की कोशिश किया और एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश किया। और यही नहीं, इसके साथ साथ इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इसके लिए जाकिर शिकलकर साहब ने सितंबर 2018 को एमएमएनएफ की पहली स्टेट लेवल एनजीओ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं भी उसका हिस्सा था। उस कॉन्फ्रेंस में कोई ज्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, जाकिर भाई की इतनी पहचान नहीं थी। कराड़ के एक छोटे से शहर से
एक छोटे से गांव से जाकिर भाई बिलोंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, अपना बिजनेस छोड़कर सारी चीजें छोड़कर सोशल वर्किंग में लगे और ये काम शुरू किया। महाराष्ट्र में उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में उनके एक व्हाट्सएप मैसेज से 75 एनजीओ वहां पर इकट्ठा हुए पुणे में 2018 में। महाराष्ट्र में इससे पहले एनजीओ फेडरेशन का कोई कॉन्सेप्ट इससे पहले मौजूद नहीं था। कुछ कॉन्सेप्ट थे जो अपने लेवल पर फेल हो चुके थे। 75 एनजीओ वहां पर आए और 75 एनजीओ आने के बाद में बेहतरीन तरीके से कामयाब कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद 2018 के दिसंबर में बंबई में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई, अगेन स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस। बंबई के कुछ लोग जिनका मानना था कि वो कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से हमें पता नहीं था, और बंबई के अंजुमन इस्लाम के करीमी लाइब्रेरी में 2018 दिसंबर में, जिसको रशीद साहब ने भी कवर किया था जब उनका चैनल एकदम नया नया उन्होंने शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उस कॉन्फ्रेंस में 150 एनजीओ ने पार्टिसिपेट किया, बंबई, पूना और महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से। और उसमें सीएसआर फंडिंग से लेकर ये जो आज टॉपिक आप देख रहे हैं, 2018 में भी ऐसे ही फ्रेश टॉपिक के ऊपर वो ऑर्गेनाइज किया गया था उस प्रोग्राम को, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोग्राम अच्छी तरीके से इनेकाद उसका हुआ। उसके बाद रत्नागिरी में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद दापोली में 3 दिन का रेसिडेंशियल 3 दिन का कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद में अलग अलग मुकामात पर पुणे में, बंबई में, बेशुमार मेरे ख्याल से अभी तक 10 से ज्यादा स्टेट लेवल एनजीओ कॉन्फ्रेंस एमएमएनएफ के जरिए हम लोग कर चुके हैं, और इसका सारा श्रेय जाता है जाकिर शिकलगर साहब की मेहनत को। शुरू में लोग जो जुड़े थे, अगर मैं आज उनको देखने की कोशिश करता हूं तो दूर दूर तक दिखते नहीं है। कभी कभी डिमोटिवेशन हम में आता है कि भाई जो लोग हमारे साथ में नहीं थे वो हमको छोड़ कर गए। जाकिर भाई का एक डायलॉग है कि जो दर्दी है वही टिकेगा, जो दर्दी नहीं है वो नहीं टिकेगा, जिसको कौम का दर्द है। हसन मुलानी हो, मैं हूं, या कुछ हमारे जो पुराने साथी को छोड़ दिया जाए तो तकरीबन ये टीम जो है 3 बार चेंज हो चुकी है। लेकिन जाकिर शिकलगर साहब ने हिम्मत नहीं हारे। बीच में कोरोना आया, कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा सिस्टम में उलटफेर हुआ, फिर भी जाकिर शिकलगर साहब ने इसको छोड़ा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एमएमएनएफ एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जो रजिस्टर भी हो चुकी है, जिसका नाम महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम है, जिसका हेड ऑफिस खेड़ में रखा गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन उस एड्रेस पर हुआ है, लेकिन ऑपरेट पुणे से होती है। और इसके तकरीबन हर स्टेट में 35 या मैं बोल 35 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अगर हो 31 या 36 डिस्ट्रिक्ट में इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इसके प्रेसिडेंट्स हैं, इसकी एक विंग और चैप्टर मौजूद है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और इस प्रोग्राम में भी तकरीबन 35 जो जिले हैं उसके नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं, और ये इस बात की दलील ये है कि ये काम कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में और जीनियसनेस के साथ में चल रहा है। अब सवाल ये था कि हम इकट्ठा लोगों को कर दें, और लोगों को इकट्ठा करने के बाद हम उनसे काम क्या लें, भाई हम क्या चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि एक तरतीबी से हमारा काम हो, जिस तरीके से सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में दिगर कौमें काम कर रही है। देखो, सोशल वर्किंग एक बाकायदा तौर पर फील्ड है। अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अंदर खास तौर पर सोशल वर्किंग सिर्फ और सिर्फ इमोशन और जज्बात से चलती है, लेकिन इमोशन और जज्बात के अलावा इसमें दिमाग का इस्तेमाल, इंटेलेक्चुअल का इस्तेमाल, स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल भी दुनिया में हो रहा है। इसीलिए मैं आपको इस प्रोग्राम में इस बात को वाजे कर दूं कि इस प्रोग्राम में हो सकता है कि कोई स्पीकर आपको इस तरीके की नसीहत कर दे जो हो सकता है कि आपको थोड़ी हर्ट कर ले, क्योंकि रिवायती तौर पर और ट्रेडिशनल तौर पर जो काम करते हैं उनको अगर कोई रवैया चेंज करने के ताल्लुक से या सिस्टम चेंज करने के ताल्लुक से अगर कुछ नसीहत करने की कोशिश करता है तो वो उसको काउंटर करते हैं, वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, मुखालिफत करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आप इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हो। इस 2 दिन के वर्कशॉप में सीएसआर फंडिंग से लीडरशिप मैनेजमेंट से लेकर आपको लीगल अवेयरनेस क्या होती है, विमेन इंपावरमेंट क्या होता है, बेशुमार टॉपिक के ऊपर आपको गाइड किया जाएगा और आपके सामने बातें रखी जाएंगी, और इस एमएमएनएफ के विजन को, मिशन को आप तक इंपार्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो जब जाकिर शिकलगर साहब ने काम करने की कोशिश किया तो उनका तरीकेकार
ये था कि हम हर एनजीओ को मेन स्ट्रीम में लाए। महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 एनजीओ से हम लोग कांटेक्ट करें, 1000 एनजीओ से जुड़े, 1000 एनजीओ में से 1000 एनजीओ को सही तरीके से काम करते भले ही नहीं आता हो, लेकिन कोई 10 एनजीओ उनके सामने एज अ रोल मॉडल पेश की जाए, 10 उनके सामने एज ए रोल मॉडल लीडर्स पेश किए जाए जो सोशल वर्किंग प्रोफेशनल हो, अच्छे सिस्टम को जानते हो, प्रोसीजर्स को जानते हो, कंप्लायंस को जानते हो, फंडिंग के रिसोर्सेस को जानते हो, टेक्नोलॉजी को जानते हो, ताकि उनकी गाइड हमको उसके जरिए किया जाए। और इसी के मद्देनजर रखते हुए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की गई। बहुत से लोगों के जहन में ख्याल यह आता है कि भाई मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या मल्टीपल कॉन्फ्रेंसेस लेने का मकसद क्या है। मल्टीपल कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यह है कि हम अगर उस बात को बार बार सुनेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे जहन के अंदर बात जाएंगी। और हर कॉन्फ्रेंस में हम लोग देखते हैं कि नए लोग होते हैं, तो नए लोगों तक वो बात पहुंचती है। बहुत सारे लोगों को सीएसआर नहीं पता होता है, बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लायंस नहीं पता होते, रूल्स रेगुलेशन नहीं पता होते, नए नए जो चेंजेस आ रहे हैं चैरिटी कमिश्नर में या फिर सेक्शन 8 में, वो लोगों को पता नहीं होते हैं। इसीलिए आपके सामने ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है। इसके साथ साथ जाकिर सिकलगर साहब ने पीएम जो प्रधानमंत्री 15 पॉइंट्स जो होते हैं, 15 नुकात जो होते हैं, जैसा कि जब सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बारे में गवर्नमेंट ने शुरू किया, सीएसआर एक लॉ पेश किया गया 2013 में। उसमें यह बताया गया कि अगर किसी कॉर्पोरेट की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है सालाना उसका प्रॉफिट, तो उसको अपने प्रॉफिट का 2% फलाई कामों में देना है। गवर्नमेंट तो देती है, आपको प्राइवेट को भी देना है। तो उस वक्त गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए, यानी सीएसआर का पैसा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा कौन कौन से कामों में लगेंगे। तो जो सस्टेनेबल गोल होते हैं, एसडीजीज जिसको कहा जाता है, वो गोल्स आपके सामने गवर्नमेंट ने पेश किया, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन और अलग अलग तरीके से सारे 17 काम जो हम सोशल वर्क करते हैं उसमें सब शामिल है, वो निकाले गए। उसके मद्देनजर रखते हुए उसको सेटिस्फाइड करने के लिए प्रधानमंत्री के 15 नुकाती प्रोग्राम होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि अलग अलग शब्दों के अंदर कौम की भलाई हो, देश की भलाई हो। तो वो 15 नुकाती प्रोग्राम्स पीएम के जरिए चलता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जाकिर शिकलगर साहब ने एमएमएनएफ के भी 15 पॉइंट्स बनाए और उन 15 पॉइंट के जरिए हम उसके ऊपर काम करेंगे और उससे हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि हम कहां पहुंचे। तो फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने इस वेबसाइट को दिखाऊं, एमएमएनएफ की वेबसाइट अगर आप देखेंगे, जैसा कि पहला आप देख रहे हैं यहां पर ह्यूमन राइट्स एंड लीगल फोरम। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, लीगल हम किस तरीके से अपनी कम्युनिटी के लोगों को गाइड कर सकते हैं अच्छे एक लीगल एक्सपर्ट की टीम के जरिए, ये हमारा पहला मकसद है। उसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट फोरम, यहाँ पर हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद है। स्किल डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम्स, कहां से फंडिंग हमें ले सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम को इनिशिएट कर सकते हैं। टेक्नोबीज खास तौर पर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर एक यहाँ पर मिशन तैयार किया गया है। इसका मकसद ये है कि हम लोग अलग अलग इलाकों में रेसिडेंशियल स्कूल्स, रेसिडेंशियल अदारे या ऐसे अदारे खोले जो इस दौर की नोयत के हिसाब से है। बिजनेस डेवलपमेंट खास तौर पर मुसलमानों की बेशतर आबादी जो है वो काम करती है, जॉब नहीं करती है, बिजनेस करती है, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको तिजारत का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। क्या नाम है? तिजारत, बिजनेस का एक तिजारत करके ब्रांड लॉन्च किया गया। जैसे अमेज़न होता है, फ्लिपकार्ट होता है, वहां पर छोटे बिजनेसमैन अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। अपने आप को रजिस्टर करने के बाद में अपने प्रोडक्ट को वहां पर बेच सकते हैं, ताकि हम लोग, हमारे जो लोग लीगल या मेन स्ट्रीम में नहीं धंधा कर रहे हैं, वो यहाँ पर आ जाए। उसके साथ साथ हेल्थ केयर एंड पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर्स, जिसमें अलग अलग जगह पर चैरिटेबल क्लिनिक, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स या पैरामेडिकल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाए। इसके ऊपर करने काम करने की कोशिश की। विमेन एम्पावरमेंट हमारी बेशतर आबादी 50% आबादी ऐसी है जो औरतों पर मुश्तमिल है। उनके लिए वो कैसे अपने आप को एम्पावर करें, कैसे
बिजनेस कर सकते हैं। इसके लिए आप देख रहे होंगे 2 रोल मॉडल इस प्रोग्राम में भी मौजूद है विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट विजन है ट्राइबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल डेवलपमेंट, उसके बाद ट्राइबल एंड गाइडेंस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, वक्फ डेवलपमेंट। वक्फ डेवलपमेंट सबसे बड़ा काम आज आप सुन रहे हैं। जब ये बिल पेश किया गया कि वक्फ क्या होता है, आप यकीन नहीं जानेंगे 2018 तक मैं भी नहीं जानता था कि वक्फ नाम की चिड़िया है क्या। लेकिन 2018 में हमारी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई तो पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर 55,000 एकड़ की जमीन वक्फ की है, जो कि बहुत सारी जमीन इंक्रोच की गई है, किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है या उसके ऊपर गवर्नमेंट की या नॉन गवर्नमेंट की बिल्डिंगें बन चुकी है। तो उनको कैसे लिया जाए, उसकी कैसी मुहिम छेड़ी जाए। तो वक्फ के लिए पूरी एक टीम बनाई गई है ताकि उसके जमीन को एक्वायर करके हम वहां पर कुछ कम्युनिटी डेवलपमेंट के, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स को खोल सके। उसके बाद में एमडीसी माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर्स, एक तालुका लेवल पर एक ऐसा सेंटर हो जहां पर ये सारे मिशंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक रिसोर्स सेंटर हो जहां से सारी मालूमात फ्राइम की जाए, जहां पर डॉक्यूमेंटेशन हो, जहां पर सारे एक्सपर्ट के कॉन्टैक्ट नंबर्स हो, रेस्पेक्टिव अगर कोई काम मुझे है तो मैं उनसे राब्ता डायरेक्ट कर सकूं, डॉक्यूमेंटेशन हो या बिजनेस की गाइडेंस हो या एनजीओ गाइडेंस हो या एनजीओ का कोई मैनेजमेंट के ताल्लुक से, फंडिंग के ताल्लुक से कोई इश्यू हो, तो एमडीसी के जरिए हम लोगों को ट्रेन करें और हर तालुका लेवल पर एक ऐसा सेंटर बनाएं ताकि इसके जरिए सारे मिशन को हम एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद उसी तरीके का एक उसका ही सब सेंटर होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर, जिसको सीडीसी कहा जाता है। आप लोगों ने मोहल्ला कमेटी सुना होगा, मस्जिद वन मूवमेंट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। जब एक कॉन्सेप्ट नया नया था तभी जाकिर शिकलकर सबके जहन में एक ख्याल आया कि हम क्यों ना हमारी मस्जिदों को मस्जिद नबी जैसा इस्तेमाल करें। जो मस्जिद नबी का इस्तेमाल हुआ करता था मसले सॉल्व करने के लिए, फाइनेंशियल इश्यूज सॉल्व करने के लिए, डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, एजुकेशन के लिए, अलग अलग मसाइल का सोल्यूशन लेने के लिए, उस तरीके से क्यों ना हम अपने इलाकों के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर शुरू करें, चाहे वो मस्जिद के अंदर हो या मस्जिद के अतराफ हो। और वहां पर फिर नेक्स्ट चीज होती है कि हम माल्टी करके गवर्नमेंट से भी कोशिश करें, माइनॉरिटी अफेयर्स एंड रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको आप लोगों ने क्या है उसका नाम, नहीं जो नहीं दिया वो एमआरटी है, नहीं दूसरा जो दूसरी कम्युनिटी का है पार्टी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। इस तरीके से पुणे के अंदर एक है ये यशता, ऐसे ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। गवर्नमेंट से हम लोग खिताब कर सकते हैं, अपने इंटेलेक्चुअल के जरिए वहां पर कुछ प्रपोजल्स दे सकते हैं कि ये स्कीम को ऐसा नहीं ऐसा किया जाए। कुछ ट्रेनिंग्स गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड होती है, क्यों ना ऐसी माइनॉरिटी के लिए भी स्पेशल मार्टी का कयाम किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट से मांगनी करना, इसकी डिमांड करना, उसके लिए ये भी एक मिशन है अकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस। इससे मुराद यह है कि हम नीट, जेई, यूपीएससी, एमपीएससी कब तक हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे, हर छोटे मोटे शहर से बच्चा जो है कोशिश ये करता है कि वो दिल्ली कैसे जाए, वो पूना कैसे जाए, यहां तक कि बंबई जैसे इलाकों के अंदर भी कंप्यूटर एकेडमी के अच्छे इंस्टीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो क्यों ना हम लोग इंटेलेक्चुअल को गैदर कर एक ऐसी मुहिम शुरू करें कि तकरीबन 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हमारा कॉम्पिटिटिव एकेडमी के जैसा हो। इसकी शुरुआत हम लोगों ने ब्रेनेक एकेडमी के जरिए अकोला से की, जिसमें फाउंडेशन स्टडीज के जरिए छोटे छोटे जो कोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, रेलवे के, कांस्टेबल के, आरआरबी के, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके से हर अगर जिले के अंदर इस तरीके का कंप्यूटर एकेडमी का सेंटर अगर कायम किया जाए तो उससे हम ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत मदद कर सकते हैं कम्युनिटी की। उसके साथ साथ डेटा प्लानिंग सेंटर, ये लास्ट जो 15वां टॉपिक है। हर इलाके के अंदर सीडीसी में हमारे पास में इतना डेटा हो कि कितने लोग वहां पर ज़कात लेने वाले हैं, कितने ज़कात देने वाले हैं, कितने वहां पर विधवाएं रहती है, कितनी डाइवोर्सी औरतें रहती है, कितनों को काम की जरूरत है, कितने को पैसे की जरूरत है। ये अगर डेटा हमारे पास में हो तो हम अच्छी तरीके से प्लानिंग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपके सामने जो 12 या 15 प्रोग्राम मैंने पेश किया, ये सारे प्रोग्राम, ये सारे मिशंस का मकसद दरअसल ये है कि 360 अप्रोच के जरिए हम कम्युनिटी में सोशल वर्किंग को कैसे उजागर करें।
सिर्फ और सिर्फ राशन बांट देना, यही हद तक हमारा सोशल वर्क नहीं है। लेकिन राशन बांटना भी एक बहुत बड़ा काम है, हम उसकी इज्जत करें। देखो, कम्युनिटी में इत्तेहाद लाना मुश्किल है और इत्तेहाद की बात करना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इत्तेहाद इतनी आसानी से नहीं आता है। लेकिन इख्तिलाफ के साथ, डिफरेंसेस के साथ, डाइवर्सिटी के साथ साथ हम जीना सीख लें, हम लोगों की इज्जत करना सीख ले, चाहे वो मेरे से ताल्लुक उसका है या नहीं है। मेरी सोच अलग है, मेरा काम अलग है, लेकिन मेरी मेंटेलिटी अलग है, दूसरे की मेंटेलिटी मेरे से मुख्तलिफ हो सकती है। तो हम डाइवर्सिटी के साथ में, इख्तिलाफ के साथ में सीखना, रहना सीख ले। ये हमारा मकसद है कि कोई एनजीओ अगर एजुकेशन में काम कर रही है तो वो भी उतना ही जरूरी है जो विमेन एम्पावरमेंट में काम कर रही है। कोई टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, कोई स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन में काम कर रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव में काम कर रहा है, कोई अलग किसी शोबे में काम कर रहा है। ये सारे शोबों को मिलाकर MMNF आपके सामने आता है और ये कोशिश करता है कि आइए हमसे जुड़िए, इसके ताल्लुक से जो इंफॉर्मेशन लगती है, जो रिसोर्स लगता है, हम प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन आप अपना काम जारी रखिए, उसके ताल्लुक से आपको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, कुछ नॉलेज की जरूरत पड़ती है, हम प्रोवाइड करने के लिए आपके सामने तैयार है। ये एक छोटी सी कोशिश लेकर आपको यहां पर मदऊ किया गया है और हम आपसे भी सीखना चाहते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप इस 2 दिन की वर्कशॉप में क्या इंटेंशन लेकर आए, आप क्या करते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के लिए इबरत हो सकता है कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बन जाए। एक हमारे दोस्त थे, मुस्तफा, सांगली में रहते हैं। हम देखकर जब उनके सेंटर पे गए तो आंखों से आंसू निकल गए। वो सेंटर पर उनका काम यह है कि जो गरीब लोग रोड के ऊपर पड़े होते हैं, जो पागल होते हैं, वो उनको वहां से उठाते हैं और अपने सेंटर में लाकर उनकी परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने 2-2 सालों से नहाया नहीं है, जिनके शरीर में कीड़े लिटरली आपको दिख रहे हैं। तो उस सेंटर में जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि उल्टी कर देंगे हम लोग। वैसे लोगों को की परवरिश करना, उनकी पूरी इलाज करना, उनको साफ सफाई करना, उनको खाना खिलाना, ऐसे लोग भी है। तो हो सकता है कि इससे बड़ा भी काम आप में से कोई लोग कर रहे हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस 2 दिन के प्रोग्राम में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जितना हो सके इस प्रोग्राम से सीखने की कोशिश करें। मैं एक एनजीओ का कंपटीशन अनाउंस करने के लिए जाकिर शिकलगर साहब को दावत दूंगा कि एनजीओ का कंपटीशन के ताल्लुक से जो हमने आपको व्हाट्सएप के जरिए बताया था, तो बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है कि एनजीओ कंपटीशन में हमको क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे या हमारे को कुछ कागज दिखाने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, ये कंपटीशन की नोयत क्या होगी, कंपटीशन कैसा होगा। इसके लिए मैं जाकिर शिकलगर साहब को 5 मिनट के लिए दावत दूंगा कि वो अपने इस विजन के बारे में लोगों को बताए कि एनजीओ का कंपटीशन यहाँ पर कैसे होगा और कैसे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एनजीओ कंपटीशन के बारे में बोलने के पहले मैं थोड़ा सा एहसान भाई ने जो बताया उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। मैंने तो 18 से बढ़ रही है, लगातार शुरू है और ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है, 15 मिशन या स्क्रोल हो रहे, उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया है। लेकिन माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए हम लोग मुस्लिम लोग माइनॉरिटीज में आते हैं, सरकार हमें माइनॉरिटी बोलती है। तो माइनॉरिटी डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है, वो भी लोगों को पता नहीं है। और माइनॉरिटी राइट एक होता है, वो भी लोगों को पता नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि माइनॉरिटी राइट डे की पहचान MMNF ने दिलाई महाराष्ट्र को। इसके बाद में डेवलपमेंट कैसे होगा, मार्टी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा जो अपना जो मार्टी मिशन है वो गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाला मिशन है। ये पूरे मिशन के बारे में हम लोग रात में ओपन सेशन करेंगे। ओपन सेशन वो डिक्लेयर नहीं किया गया है कि प्रोटोकॉल्स की वजह से कुछ पब्लिश नहीं किया गया, लेकिन रात को हम लोगों को खाना खाने के बाद जो यहाँ लोग मौजूद रहने वाले हैं उनके लिए सेशन 1 घंटा 1.5 घंटे का रहेगा, जिसमें मैं पूरी तरीके से आपको पूरा मिशन डिटेल में बताऊंगा। दूसरी बात है कि एहसान भाई अपने से लोग गए नहीं है, लोग है अपना ही काम कर रहे, MMNF से सीखा हुआ ही काम डुप्लीकेशन कर रहे। अच्छा है ना, हमारे गांव में किसी ने दूसरा एनजीओ खोला तो हमें बुरा लगता, अरे इसने क्यों खोला, मैं कर रहा था ना, तुझे अकेले को ठेका दिया है क्या। इतने एनजीओ खुलना चाहिए, हमारी तादाद कितनी है और हमारे साथ में एनजीओ कितने हैं,
नंबर ऑफ एनजीओ खोलना चाहिए हमारा, हर बार मेरा कहना है। और लेकिन एक काम दूसरे ने डुप्लीकेट नहीं करना, नया काम करना, कर भी रहे। और दूसरी बात है कि बहुत सारे हमारे साथी जो है सोशल वर्क की वजह से ऐसा एक लोगों के जहन में आता है कि सोशल वर्क करना तो घर बेचने जैसा काम है। घर बेचकर सोशल वर्क नहीं होता, पहले अपनी रोजी कमाओ, पहले तरक्की करो, फिर सोशल वर्क करो, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा तजुर्बा है, रोजी का मालिक अल्लाह है। कुत्ते बिल्ली भी खा रहे हैं ना, हम कैसे भूखे रहेंगे? रोजी का मालिक अल्लाह है। हमें किस काम के लिए अल्लाह ने चुना है, हमने कौन सा काम चुनना चाहिए और उसके ऊपर हमारा लगाव होना चाहिए, तो ये काम बढ़ता है। तो जो लोगों ने हमें बुनियादी चीजों में साथ दिया है, उन लोगों के आज कारोबार भी बहुत अच्छे चल रहे, कोई फेल्योर नहीं है उनके कारोबार में। लेकिन बाद में ऐसा हो कि कारोबार पर ज्यादा ध्यान, इधर थोड़ा कम ध्यान, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने अपने इलाके में अच्छा काम कर रहे, कारोबार भी तरक्की, सभी लाइन से तरक्की हो गई। कुछ लोग वक्ती तौर पर आएंगे, अभी पहले वक्त देते थे, अभी वक्त थोड़ा कम देते हैं। यानी सर बोले आएंगे, मैं आऊंगा 2 घंटे 1 घंटा आऊंगा, मेरा स्पीच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोशल वर्क फ्रीलांस है, कोई कंपल्सन नहीं है। कुछ तजुर्बे देखेंगे ना, तो सोशल वर्क में जुड़ना और एमएमएन से जुड़ना एक फायदा ही हुआ है लोगों का। अभी उसके लिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर वो जो गए ना लोग, वो बड़ी मफत परिस्थिति, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन मैं नहीं कहता वैसा, मैं सोचता हूँ कि वो हमारे से जुड़ के उनकी तरक्की हो गई, यहाँ के नॉलेज मिला और वो नॉलेज से वो भारत में बड़ी फ्लाई ले रहे हैं। तो शुक्रिया, इससे जुड़ने से फायदा ही होता है। और बहुत बार लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि सर क्या है, वो हमारे साथी है, बोलते वही कैसेट बार बार लगती है। कौन सी कैसेट? 15 मिशन की कैसेट। बार बार पढ़ने से ही हमारे दिमाग में मिशंस आएंगे, मिशंस हमें समझेंगे तो ही हम काम करेंगे। मैं इतना भी बोलता हूँ कि हमारे साथ में जुड़े हुए जो लोग हैं ना, मेरे से कोई 15 मिशन को सही बात नहीं कर सकता, कर सकता है नहीं। इसके लिए हम सोचते हैं कि बार बार बोलेंगे तो याद होगा ना, कुछ याद करना है तो बार बार उसका भूकंप पट्टी जिसको बोलते हैं वो करना पड़ती है। और हम क्या, हमारा मिशन से हटना नहीं है ना, तो हर कॉन्फ्रेंस में मुझे 15 मिशन का गाना बजाना ही पड़ता, और वो मैं बजाता भी। आज मैं थोड़ा सा एहसान भाई से बजाने की कोशिश की, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कॉन्फ्रेंस लगाता हूँ और मैं बीमार ना पड़ूं। अब अगर बीमार पड़ गया तो लोगों के सामने कौन बात करेगा? तो मुझे लोगों को भी तैयार करना है, आपको भी तैयार करना है, ताकि आप अपने गांव में जाके 15 मिशन पर काम करें। अभी मैं थोड़ा सा कंपटीशन के बारे में आता हूँ, क्योंकि लोग कभी कभी बोलते हैं कि कंपटीशन इसमें जाने से, कॉन्फ्रेंस जाने से हमें क्या मिलने वाला है, क्या फायदा होता है। लेकिन आपका तहे दिल से शुक्रिया है कि आप किसी भी चाहत के बिना सीखने के लिए आए और सिखाने के लिए आए। और कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे दे के भी लोग आते नहीं, यानी कि पैसा देना पड़ता है या मुफ्त में बुलाना पड़ता है तो भी लोग नहीं आते। आज स्टेट लेवल पर 150 लोग जमा करना इतनी इजी बात नहीं है, लेकिन लोग पैसे दे के आते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि 299 में 2 दिन कैसा होगा, तो मैंने बताया वेलकम में मेरे, ये मेहरबानी अल्लाह की, ऐसे बंदे अल्लाह ने हमसे जोड़ दिया। डॉक्टर कलाम सैयद और ये कैंपस, इन्होंने अपना बहुत सारा खर्चा उठाया है, इसलिए सब कम है। लेकिन मुफ्त में दिया उसका भी कुछ फायदा नहीं होता है ना। अगर हमने पैसे नहीं लिए तो अच्छा आईडी, अच्छा थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्री, हमने वुमन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करने के लिए हमने बैग भी ला लिए। अभी इस बार प्लास्टिक की फाइल नहीं है, ऐसे कुछ चीजों के लिए खर्चा भी है, कुछ इंतजाम भी है, इसलिए है। लेकिन हमने एक सोचा, एक शॉर्ट पीरियड में मैं सोचा कि हम लोग जो आने वाले लोग हैं, यहाँ आने वाले लोगों में कंपटीशन लगाए, स्पॉट कंपटीशन जैसा बात है। और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर पर एक फॉर्म दिया गया है, सबके हाथ में फॉर्म रहेगा। अगर नहीं भी रहेगा तो भी ये फॉर्म अभी खाने की छुट्टी में या रजिस्ट्रेशन प्लेस से आप कलेक्ट करना है। इसमें बहुत छोटी इंफॉर्मेशन है, आपके एनजीओ का नाम लिखना है, एनजीओ से आप कौन, आपका पर्सन यानी आप खुद है तो आपका नाम लिखना है। अभी उसके सामने इन ब्रैकेट नहीं लिखा गया है, थोड़ा गलती यानी कि बचा है वहां पर। आप कौन है एनजीओ के, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, क्या जिम्मेदार है, वो लिखना है। एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और थोड़ा सा स्पेल मिस्टेक हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट यानी एनजीओ का तुम्हारा रजिस्टर्ड कब हुआ, रजिस्ट्रेशन ईयर चाहिए अपने। शुरू करते काम पहले अपन, थोड़ा जजमेंट आने के बाद फिर 2 साल से 3 साल से रजिस्टर करते हो, तो रजिस्ट्रेशन ईयर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। एक्टिविटीज क्या है, अभी एक एक्टिविटी तो करते हैं लोग, अभी देखो 15 मिशन से, लेकिन 15 पर काम नहीं हो रहा है ना। आप देखते रहेंगे कि अक्टूबर में प्रोग्राम था, वहां आपने बिजनेस को नया लॉन्च किया। हर एक प्रोग्राम में एक ही मिशन को ज्यादा फोकस दिया जाता है,
लेकिन आज पूरे 15 पर काम होने वाला है। तो आपके एनजीओ की क्या एक्टिविटी है प्रायोरिटी वाइज 1 2 3 4 आप करो या ना करो, लेकिन सोचा है ना, उसमें लिखा है ना तुमने, तो 5 एक्टिविटीज लिखना है। एक विजन और मिशन, क्या देखो बिना रास्ता तय किए हम लोग भटकेंगे, किधर भी सफर शुरू किए तो भटक जाएंगे। बदलापुर आए तो बराबर बदलापुर थोड़ा लेट के और आते हैं ना लोग, आए ना। तो हमारे मकसद क्या है, हमारा विजन क्या है, हमें क्या हासिल करना है, विजन है क्या, हमारा विजन है, गोल है। और उसके लिए हमने एक्टिविटी प्रोग्राम क्या किया, मिशन प्लान क्या है, एक सिंगल लाइन में हमें ये लिखना है, ताकि वो लाइन आपको बार बार देखने से लाइन आपको मोटिवेट करती है। ये विजन मिशन है। ये टर्नओवर की बात लिखी है यहाँ पर, या कोई प्रूफ आपको देना नहीं है। आप 5 लाख लिखे 10 लाख लिखे, वो जजमेंट होता है, सबको होता है। लेकिन कुछ आप नहीं लिखेंगे इसका आंसर, तो आपका नुकसान है। क्या नुकसान है, जैसा ऐसा मैंने बताया कि एनजीओ कॉन्फ्रेंस साउथ इंडिया हम लोग गए थे, उसके पहले हम लोग 3 दिन का रोड किए थे। दिल्ली आप लोग मिले थे 19 में, दिल्ली में मिले थे फरवरी या मार्च में, उसके बाद में अगस्त में था साउथ इंडिया। मारूफ सर गवाह है, हमारे मेंटर है पहले फाउंडेशन से। तो वहां हमने सोचा कि उधर एक बहुत बड़ा यूट्यूब में इधर उधर न्यूज में आता है कि आजिम प्रेमजी नाम की बहुत बड़ी शख्सियत है, रोजाना 10,000 करोड़ या कुछ बड़ी अमाउंट, करोड़ों में अमाउंट रोजाना तकसीम होती है। तो क्यों ना हम लोग भी, वो हमें जरूरत है, हम समाज सेवा कर रहे हैं ना, पगार तो हमें कोई देने वाला नहीं, लेकिन समाज कार्य में कुछ फंड्स भी चाहिए, तो वहां से मिलेंगे। तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, हम लोग 3 दिन का प्रोग्राम लगाए। तो महाराष्ट्र से 22 लोगों को लेकर मैं गया, 22 लोग थे। और एक दिन हमने पूरा आधा दिन वहां पर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ढूंढ के वहां पर पहुंचे हम लोग, और करीबन 1.5-2 घंटे की हमारी वहां की टीम के साथ में मुलाकात हुई। उनके मिशन प्लान, वो फंड्स किस बात पर देते, उस बार उन्होंने कहा पहली कंडीशन है कि आपका एनजीओ 1 CR का सालाना टर्नओवर करता है। तो यही है हमारा फेल। मैं बोला हमारा अभी फॉरम रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन रजिस्टर्ड होने के साथ हमारे साथ में कई एनजीओ है जो सबका मिलाकर टर्नओवर अगर हो जाएगा तो वो टर्नओवर हमारा बहुत बड़ा हो सकता है। तो क्यों ना हम लोग एक लीड एनजीओ बोलकर, एक लीड फेडरेशन बोलकर आगे आएंगे। तो उन्होंने बोले आपकी सोच बिल्कुल सही है, तो छोटे छोटे एनजीओ को इसलिए हम लोग इसमें जोड़ने का फायदा है कि आपका टर्नओवर उतना नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग सभी लोग मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स पूरे महाराष्ट्र के लिए आजिम प्रेमजी को देंगे। यहाँ साहब बैठे, वो भी अपने तकरीर में बताएंगे, और भी कुछ लोग आने वाले कि CSR का फंड्स कैसे लेना है। तो हमारी तादाद और हमारा डॉक्यूमेंट बोलता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हमारा टर्नओवर जरूर मायने रखता है। और लोग सबको नहीं पहचानते, एक एनजीओ को नहीं पहचानते, लेकिन आज महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से 2-3 लाख लोग तो पर्सनली मुझे जानते, और MMNF को तो बहुत लोग जानते। कई व्हाट्सएप का मैसेज दूर दूर तक जाता है। तो ये इसका फायदा होगा। और दूसरी बात, इसमें एक कॉलम आ गया है कि ये ऑडिटेड है और चैरिटी कमिश्नर को सबमिटेड है। कुछ लोगों ने एनजीओ खोला है, ऑडिट भी नहीं है और चैरिटी को सबमिट भी नहीं किया। इसके बाद में अभी इरफान भाई ने मुझे याद किया, इरफान भाई थोड़ा गए बाजू, वो बोले तुमने इनकम टैक्स IT रिटर्न भरेगा, तो मैं बोला नहीं अभी भरने का। तो IT रिटर्न भी भरना चाहिए एनजीओ ने, ताकि तुम्हारा क्रेडेंशियल बढ़ता है और तब तुमको फंड्स मिलते हैं। दूसरा है दर्पण का रजिस्ट्रेशन किए क्या, एनजीओ दर्पण, यानी कि गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स होते हैं, उसका फंड्स आपको लेना है तो दर्पण का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। CSR सर्टिफिकेशन, यानी कि ड्राइविंग गाड़ी चलाना है तो लाइसेंस की जैसा जरूरत है, वैसे CSR का फंड्स लेना है तो CSR सर्टिफिकेशन भी जरूरी है। वो भी है या नहीं बताना है। ATG के बारे में भी है, वेबसाइट है क्या नहीं आपकी। अभी तुम्हारा फाइल, मैडम आपको अभी पूछ रहे थे, मुझे तायरा था कि कुछ डॉक्यूमेंट लाना है क्या, कुछ नहीं लाना है। अभी सब सरकार भी और देने वाले भी ऑनलाइन देखते हैं, कागज पे कोई नहीं देखता, सब ऑनलाइन पे चाहिए और हमेशा मौजूद चाहिए। नहीं तो आज एक कागज दिया और कल वेरिफिकेशन आने के बाद दूसरे कागज, तो वहां तो रहता है ना, उस पर लोड करने को भी पैसा लगता है। वेबसाइट होना चाहिए। तो वेबसाइट भी जो है ना, ये हमने देखा है कि बिजनेस की हो या किसी पर्सनल की भी हो, 5-10 हजार के अंदर वेबसाइट नहीं आती। लेकिन हम लोग कोशिश करने वाले हैं, आपकी वेबसाइट बनाना है या आपको ये सब काम करना है, लीगल कोई भी काम करना है, तो हमारे पास कुछ कंसल्टेंट है, वो आधे रकम में या बहुत कम पैसे में आपको मालूमात दे देंगे। तो ये सब इसके लिए एक डाटा है, ये सब आप करते हैं क्या नहीं करते। उसके बाद में अचीवमेंट क्या है, आपने कुछ अच्छा काम किया है, उससे लोगों ने आपको सराहा है, तो अचीवमेंट क्या है वो भी लिखना है। और आप यहाँ आज आए, आज के भी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में MMNF से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी आपको लिखना है। और दूसरी बात है, इसके अलावा यहाँ आज के शेड्यूल में इंट्रोडक्शन टू NGOs ये भी है। अभी ये PDF सबको, बहुत सारे लोगों को ग्रुप पे डाली है,
लेकिन फिर भी मैं आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है, जिनको कंपटीशन में आना है, सब लोग शरीक होंगे नहीं, मुझे नहीं लगता 100% होंगे। कुछ लोगों को यह माइक पे हाथ पकड़ने को डर लगता है, लेकिन मेरी गुजारिश है आप सबको कि भाई बोलने की कला भी है, भी सीखो। यहाँ आओ, बोलो, कोई हंसेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं, कि सब लोग बड़े लोग हैं। बच्चे रहते तो थोड़ा सा मजाक करते, है ना, उसने गलत बोला, इसने ऐसा बोला, उसका थोड़ा मजाक, लेकिन यहाँ सब बुजुर्ग है, समझदार लोग हैं, तो कोई टोकेगा नहीं। लेकिन आप बोलो, आप यहाँ आके 2 मिनट 3 मिनट बात करो। 2 मिनट का हर एक को वक्त दिया है, उस वक्त में आपने क्या बात करना है स्पेसिफिक 2 मिनट में। 2 मिनट के बाद आपको इधर से झंडी दिखाई जाएंगी या आपको सिग्नल दिया जाएगा कि हो गया आपका 2 मिनट। तो 2 मिनट में आप अच्छी तरह से आपका काम पेश करना है, जो अच्छा काम है उसको पेश करो। जैसे कि इसमें हमने बताया ना आपको कि अचीवमेंट क्या है, या आपका क्या, जैसे कि आप यहाँ डॉक्टर साहब आए साहब, उनको 200 बेड का हॉस्पिटल डालना है, वो झारखंड में कर रहे काम, लेकिन आए यहाँ पर, उनका मुंबई से बेस है थोड़ा, तो ऐसे बातें वहां होना चाहिए। तो ये वीडियो भी कैप्चर होने वाले है, और यहाँ पर कुछ देखिए व्यूअर्स भी बैठे हैं, ये व्यूअर से भी हमें भी पता चलता है, अरे उनका काम अच्छा है, उनका काम अच्छा है, किसके पास ज्यादा लोग बैठेंगे। और कुछ ऑब्जर्वर्स भी है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके हिसाब से 15 लोगों को, 15 एनजीओ को, एक एनजीओ के 2 लोग होते नहीं है, 15 एनजीओ को हम लोग एक छोटी अच्छी ट्रॉफी देकर आपको नवाजने वाले हैं कल। और आपका यहाँ का बाकी भी बिहेवियर कैसा है, क्या है, ये सब चीजें देखी जाएंगी। अब ये एनजीओ का काम है, मेरे घर में किसका शादी नहीं है, मेरा पर्सनल प्रोग्राम नहीं है, तो आपका यहाँ ये आपका एमएमएनएफ है, आपका एनजीओ है, आपका प्रोग्राम ऐसा समझकर भी बाकी सब चीजों को एडजस्ट करना है। और बाकी एजेंडा के बारे में 2 मिनट में बताएंगे। जज़ाकल्लाह खैर। एक थोड़ा इस प्रोग्राम को थोड़ा भगाने के लिए मैं जाकिर भाई के सामने खड़ा हो गया, ताकि हम एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एजेंडा हमारा जो आज का है, कि हम यहाँ पर सुनाने के लिए नहीं, सुनने के लिए भी आए। तो दूर दराज से बहुत सारे एनजीओज आए हैं, और उनका इंट्रोडक्शन में बहुत सारा वक्त लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि उसको स्लॉट्स में हम लोग लेना शुरू कर दे। नमाज से पहले कुछ एनजीओ हो जाए, कुछ बाद में एनजीओ हो जाए, तो हमारी नेटवर्किंग भी हो जाए, एक दूसरे के काम भी हमको दिख जाए, और हमारा जो इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है वो भी डेवलप हो जाए, एक दूसरे का जो फायदा होता है एनजीओ का वो भी हो जाए। इसलिए बड़ा ताकि मैं कुछ दावत दूंगा, कैसे मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर। हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम रीजन वाइज यहाँ पर लोगों को बुलाए। तो हम लोग दूर वाला जो रीजन है उसको पहले देखते हैं, जो हमसे जुदा होने वाला है कभी ना कभी, नागपुर, विदर्भ रीजन से। विदर्भ से कितने लोग हाथ ऊपर रेस कीजिए। विदर्भ में आते हैं बुल्डाना, नागपुर, वर्धा, अमरावती, वो आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए। विदर्भ से जितने लोग हैं वो आगे आ जाइए। हम लोग आपसे स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट में आपको अपना इंट्रोडक्शन देने का, जिसमें आपको आपका नाम, आपकी एनजीओ का नाम, आपका एनजीओ किस सेक्टर में काम करता है, और कुछ मखसूस खास बात आपके एनजीओ की तरफ से आप शेयर करना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद रफी शेख है, मैं रिटायर्ड एग्रीकल्चर ऑफिसर 2019 में, और पार्टी से मैं जुड़ा हूँ, पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट और एमएनएफ का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी भी हूँ। एमएनएफ से मैं 2022 से मुलाकात हुई, समय से हम लोग जुड़े हैं। नागपुर अधिवेशन जो विंटर अधिवेशन होता है, उसके अंदर में हम लोग जो है 2 दिन का लोग वहाँ एजुकेशन करते हैं, और जो डिमांड हमारी होती है माइनॉरिटी, तो वहाँ के मिनिस्टर सीएस लोग पहुँचाते हैं ताकि वो मंजूर हो। और एमएनएफ का काम माशाल्लाह वहाँ पर काफी अच्छा है। हमारे साथ में वहाँ एमएनएफ के जितने भी बाकी एनजीओ है, तकरीबन 20 से 25 एनजीओ जो है वहाँ एमएनएफ से जुड़े हैं। यह सारे जो मेन है वहाँ पर सेंटर और एजुकेशन रिसर्च एम्पावरमेंट सेंटर है, तो रोहन शेख साहब उसके प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में भी हम लोग काम करते हैं। और ऐसे बहुत सारे एनजीओ है जो वहाँ पर एक्टिव है, उस एमएनएफ के लिए उनके लोग भी एमएनएफ में जुड़े हुए हैं। मिलकर जो है हम लोग काम करते हैं। हमारे साथ जो है हमारे जो डिविजनल के प्रेसिडेंट भी है, उसके मार्गदर्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम करते हैं। और मेरा वक्त खत्म हो गया। मेरा नंबर है 9823420604। हमने एक एनजीओ बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर हमारे एनजीओ की काम करती है अल्हम्दुलिल्लाह।
और वेलफेयर पार्टी से भी हमने लेडीज को कास्ट किया है। हमारे प्रतिष्ठा खान मैडम जो है वो बहुत एक्टिव है, और एक मेहर बेग मैडम है। उन्होंने बहुत सारे ये जो महिलाओं के जो घर होते हैं तो उनमें ग्रुप बनाए हैं, और उनमें जो है बहुत सारी स्किल जो गवर्नमेंट की होती है उनको दिलाने का काम कर रहे हैं। और DIC से जिला उद्योग केंद्र से बहुत सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए है। मैंने भी 2-3 लोगों को वहां सेक्शन किया हूँ, लगभग 2 साल में 2-3 हमारे हो गए हैं। महिलाओं में भी बहुत सारे उन्होंने बिजनेस खोला है हाउस होल्ड प्रोडक्शन का, कोई उड़ान करके उन्होंने किया है। तो महिला जो अपने कुछ प्रोडक्शन तैयार करती है और एक दिन का वो एक फेस्टिवल करती है मेला, उसके अंदर में स्टॉल वगैरह लगाते हैं, उसमें मार्केटिंग के लिए वो खोले तो बहुत सारी सुविधाएं काम करती है। तो उसका उनका मोटिवेशन भी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बिजनेस भी होता है और वो तरक्की हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें वो लेडीज है वो भी हमारी मेंबर है। इस तरीके से हमारा काम है, और भी लोग जुड़े टोटली काम है हमारे, चाहे ट्रांसपोर्ट करके कुछ और किसी लोगों के काम है वो लोग हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ऐसा है कि हमको कंप्लेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसपोर्टेशन में, हम ऑफिसर को फोटो जो है व्हाट्सएप पे भिजवा देते हैं कंप्लेंट, और दूसरे दिन ही हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। इस तरीके से हमारे वहाँ पर लोकल बहुत सारे काम NGO के मार्फत हमारे मार्फत हो रहे हैं। मेरा नाम रफीक है, मेरा नंबर है 9923420674। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद अहमद है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। एक छोटा सा यूनिट लगा हुआ MIDC बुटीबोरी में, नागपुर में आती है, और सोशल एक्टिविस्ट बाय पैशन। मैं बहुत सारी NGO से जुड़ा हूँ, लेकिन किसी NGO का कोई पदाधिकारी नहीं होने की वजह से उस NGO को रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, तो मैं पार्ट टाइम सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। और माशाल्लाह आपकी दुआओं से और हमारी लीडरान की सरपरस्ती में बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स में ले रहा हूँ और कर रहा हूँ। स्पेशली जो सैनिटेशन से रिलेटेड जो काम है, जो हर जगह की, हर शहर की दिक्कत है, और महाराष्ट्र में आजकल कॉर्पोरेटर्स नाम की कोई चीज बची नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए नहीं है। तो आपका एक जो सोशल एक्टिविस्ट जो ग्राउंड पे है, उनका काम ज्यादा बढ़ गया एक्चुअली। जो पास्ट कॉर्पोरेटर्स थे वो तो भूल गए, वो जब इलेक्शन आएगी तब उठेंगे, और जो नए बनने वाले हैं वो सोचते हैं कि काम के बिना हम बन जाएंगे। तो वो उस गैप को पूरा करने के लिए मैं अभी तक एक्चुअली मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूं मेरा। मैं केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं मुंबई में नौकरी किया, बड़ौदा में नौकरी किया, LNT में, दिल्ली में EIL में था। बाद में मैं गल्फ चला गया, कतार, कुवैत, सऊदी, UAE होता हुआ मैं वापस नागपुर आया हुआ और अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ पार्ट टाइम सोशल एक्टिविज्म लिए। तो इसमें वो सारे काम जो कॉर्पोरेशन सैनिटेशन से, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप रहना शुरू करते हो कहीं पे, तो आजू बाजू में क्या पेन पॉइंट्स है, हमारी कम्युनिटी क्या सफरिंग हो रही है, बेसिक चीजें ही नहीं है। हम स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में पड़े, नागपुर स्मार्ट सिटी बने, ये बॉम्बे स्मार्ट सिटी बने, और बाजू में कचरे के ढेर पड़े। तो एक बड़ी सी हमने एक ऐसी हार्डकोर लोकेलिटी से हम लोग हैं, जाफरनगर बिल्कुल कोर मुस्लिम कम्युनिटी है, वहां पे 1 से 1.5 एकड़ जमीन से कचरे के ढेर बनते हैं। और वो इतना डेंजर था कि वहां पे मतलब कम से कम 200 से 500 कुत्तों के लिए वो वहां पे फूड का इंतजाम था, और उतने ही मवेशी भी होते थे। तो लोगों का जाना आना मुश्किल हो गया था, एंटी सोशल एलिमेंट्स बढ़ रहे थे। तो वो हटाया गया, वो परमानेंटली हटाया गया इंशाल्लाह। उस पर मैंने लीड किया, काफी सारे लोगों ने उस पर सपोर्ट भी किया। तो ये जो रिलेटेड है, आपकी घर की सफाई हो रही नहीं है, झाड़ू गलियों की सफाई हो रही नहीं हो रही है, आपके यहाँ पे जो मॉस्किटो का फॉगिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, आपके गटर चौक हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई है ही नहीं देखने वाला। तो ये इसके लिए सोशल एक्टिविज्म का रोल बढ़ गया है। आपको वो वहां तक बताना है, मतलब और करवा के लेना है। और कॉर्पोरेशन करने को तैयार है, आप डायरेक्टली कमिश्नर से मिलके, क्योंकि वो एक इक्वेशन भी बन जाती है आप अगर उनको उस तरह से कन्विंस करते। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में एज अ इंडिविजुअल ले रहा हूँ। कुछ NGO से मैं जुड़ा हूँ, जिसमें से कुछ नॉन मुस्लिम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। जैसा एक मुस्लिम में मुझे कमी दिखी वो, तो मुझे लगा कि ये मेरे दिल का एक चीज है, मैं जहां पे भी मुझे लगता है कि मेरे पेन पॉइंट से मैं उनके साथ में जुड़ जाता हूँ। तो एक रॉबिन हुड आर्मी करके एक है जो काम करती है, जो आपके पास में एक्सेस फूड बचता है, एक्सेस फूड कोई प्रोग्राम में बचता है, तो वो एक्सेस फूड नीडी गर्जी लोगों को पहुंचाते हैं। तो उसमें मैं जुड़ा हुआ, मतलब अब मैं उसका कोई जस्ट वॉलंटियर हूँ। तो वो एक करते हैं, हमारी कम्युनिटी में वो नहीं, हम जाया करते हैं, या शायद होता होगा, मुझे नहीं आइडिया उसकी, उसमें मैं जुड़ा हूँ।
एक नागपुर सिटी हब करके है, वो अगेन वहाँ के नॉन मुस्लिम से है, वो भी रिलेटेड टू सैनिटेशन करते हैं। हम आए दिन काफी सैनिटेशन से रिलेटेड है, और हम उस पे भी आए दिन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर या जो कमिश्नर है, एडिशनल कमिश्नर है, उनसे मिलकर हमारे सैनिटेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स उनको बताते हैं। वो एक हो गया। जो सर ने कहा कि कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, CSRE है, उसके भी थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनके काम में मदद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक हमारा नागरिक सुविधा केंद्र है, वहां पे जो सरकारी स्कीमें जो आती है, जैसा कि उसका मिशन शुरू हुआ था लाडकी बहन योजना से, तो उस तरह की जो 50 स्कीमें हैं विधवा से रिलेटेड या ओल्ड एज से रिलेटेड, वो पहुंचाने की हमने एक सेंटर खोला है, वो भी हम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मुझे लगी है, अगर आप लोग इतने NGO चलाते हो, मेरा वो चीज आप में मिल जाए तो मैं आपके साथ में जुड़ूंगा, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन जोड़ने की जरूरत है। उम्मत के मुझे लगता है कि 2 या 3 कम्युनिटी, एज अ मुस्लिम कम्युनिटी के 2 बड़े प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बाकी के सारे प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो है हमारा फिरका परस्ती वाली जो डिवीजन जो है हमारा, वो अगर हम गैप किसी तरह से कम करने की कोशिश करें तो हम एक उम्मत बन के, जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब था, वो हम एक उम्मा बन के उठेंगे। डिवाइडेड नहीं होंगे तो इंशाल्लाह हमें बार्गेनिंग पावर आएगा। तो हमें चाहिए, ये पहला चैलेंज है। जैसे ही हम यूनाइट होते हैं, बाकी सारी कम्युनिटीज को आप देख लीजिए, हम ग्राउंड पे बहुत देखते हैं, एक छोटा सा मोर्चा उठाना है, हमारे 4 लोग नहीं जुड़ते, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोग आप देखोगे 50 की तादाद में वहां पे होते हैं, क्योंकि उनमें वो दर्द है, वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हम क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, जबकि हमारे नबी ने हमारे लिए वो सपना देखा था? हम क्यों फिरकों में बटे हुए हैं? तो हमें चाहिए कि हम एक उम्मत बनके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सपना पूरा करते हुए एक उम्मत बनके, फिरका परस्ती आपकी जाती है, आपकी मस्जिदों तक, आपके घरों तक रहने दो उसको, दुनियावी मसाइल पे सारी उम्मत बनके उभरे, तो इंशाल्लाह इससे एक फायदा होगा। दूसरा जो चैलेंज है उम्मत के सामने, वो है हमारा अंडर रिप्रेजेंटेशन इन ऑल 4 हेड्स ऑफ अ डेमोक्रेसी का आप सब चूंकि सोशल वर्कर्स हो, आपको पता होगा कि डेमोक्रेसी के 4 हेड्स होते हैं, लेजिस्लेशन, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव एंड मीडिया। ये चारों में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन, अंडर रिप्रेजेंटेशन है। हमारी पॉपुलेशन या हमारी प्रपोर्शन, जिसका जितना, जैसा राहुल गांधी भी बोल के गए, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ऐसा हमारा कहीं पे भी नहीं है। ना हम लेजिस्लेचर में है, मतलब पॉलिटिक्स में भी नहीं है, ना हम एग्जीक्यूटिव में है, IAS IPS जो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, कमिश्नर, कलेक्टर, जो भी आपका काम करता है। MLA तो डायरेक्ट काम करता नहीं है, वो करवाता है। MP तो डायरेक्ट काम करता नहीं है, वो करवाता है। जिनसे करवाता है उनको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, पढ़े लिखे लोगों को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। लेजिस्लेचर मतलब पॉलिटिशियन। तीसरा, जुडिशियरी में हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं है। और चौथा, मीडिया में भी हमारे लोग नहीं है। इसकी वजह से हमको कुछ चैलेंजेस उठाने पड़ते हैं। तब ये, जिसमें से मुझे ये लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड मीडिया, ये आप लोग जो एजुकेशन पे काम करते हो उससे वो सॉल्व हो सकता है, बशर्ते एक आपकी एजुकेशन सिस्टम क्वालिटी वाली हो, वैसी ना हो जो आजकल प्यारे खान जो ढूंढते फिर रहे हैं स्कूलों को, और जहां पे वो क्वालिटी नहीं मिल रही है और वो बोल रहे हैं कि वो बंद करो, उस तरह की ना हो। मतलब वो कितने सही है मैंने तहकीक नहीं किया उस पर, लेकिन उस तरह का नहीं। हम रियली क्वालिटी एजुकेशन इंपार्ट करें तो हम ये तीनों गैप कर सकते, लेकिन चौथा बच गया। मुझे लगता है कि सारे एम्पावरमेंट की मदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है। जब तक आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, आपके सारे मसाइल वैसे के वैसे रहेंगे। तो आपको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल लेजिस्लेचर में आपको अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ाओगे? हर कोई तो पॉलिटिक्स में आएगा नहीं, क्योंकि हमारी सो कॉल्ड जो मुस्लिम फ्रेंडली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन बोल दो, आप किसी का ये नहीं करते हैं, तो इंडिया गठबंधन भी कितने मुसलमानों को टिकट देता है? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसको मालूम है। कांग्रेसी भी एक मुस्लिम को टिकट इसलिए नहीं देता है कि उसको मालूम है कांग्रेसी वोटर भी एक मुसलमान को वोट नहीं देगा, कांग्रेसी वोटर को वोट नहीं देगा, तो इसलिए नहीं देता है, हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो मेरे दिल में ख्याल आया, और मैंने वो लेटर भी लिखा था, शेयर भी किया था कुछ लोगों से, कि हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रेशर ग्रुप बनाना पड़ेगा, सोशल ग्रुप। उसमें हर पार्टी के लोग, आपकी लाइनेज पे भी होने दो, आप कांग्रेसी हो, बीजेपी, जो भी हो, जिनको मुसलमानों के वोट चाहिए, उनसे हम निगोशिएट करेंगे। उनके साथ में एक्चुअल पॉलिटिशियन नहीं बनेंगे, हम निगोशिएट करेंगे कि हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। कैसे दोगे? डायरेक्ट इलेक्शन हम जीत नहीं सकते, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम जीत नहीं सकते, क्योंकि वैसा है, हम आपस में डिवाइडेड है। वैसे भी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिलिमिटेशन में हम वैसे भी कट गए। तो हमें एक प्रेशर ग्रुप, एक ऐसा NGO बनाना चाहिए जो सोशली प्रेशर करे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को,
हमें बैकवर्ड एंट्री दी जाए, हमें एमएलसी बनाया जाए, हमें राज्यसभा की एमपी बनाया जाए, हमें लोकल जो गवर्नमेंट है वहां पे इनफ टिकटें आती है, वो पार्टी के नाम पे आती है, 6 से ज्यादा वहां पे टिकट, मतलब छोटी लोकेलिटी हो वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। पॉलिटिकल पार्टीज में हायर पोस्ट पे बिठाया जाए, कोर कमेटीज में बिठाया जाए, ये भी जरूरी, हर एक का पॉलिटिकल पार्टी में रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं भी किसी एक पार्टी से जुड़ता हूँ, मैं जब वहां पहले दिन मीटिंग करने गया तो वहां पे न मुसलमानों को, हिंदू पार्टी है, मतलब सारी पार्टियां हिंदू ही है जनरली पॉलिटिकल पार्टी, तो उनमें मैं गया वहां पे तो वो मुसलमानों को मुल्ला करके बोलते हैं, लेकिन जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन किया उस दिन से वहां से मुल्ला हट गया। तो मुझे लगता है कि हमारा पॉलिटिकल प्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल बोले तो हर एक को इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं है, ये भी करना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है अगर आपके एनजीओ में से कोई इस तरह का काम करता है जो पॉलिटिकल निगोशिएशन, पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप, जो पॉलिटिकल पार्टीज पे, पॉलिटिशियंस पे करता है, तो मैं आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ। नहीं तो फिर लेट अस फॉर्म वन मोर एनजीओ which is purely dedicated for political negotiation or political empowerment of the ummah. Thank you so much. देखिए, जो हमारा जो प्रोग्राम का स्केड्यूल है उसमें आप देख रहे होंगे हमारे पास में रात को अच्छा खासा वक्त है। वी कुड हैव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन लेटर आल्सो कि हमें स्टे करने वाले रात को हम लोग मजीद एक बेहतरीन डिस्कशन कर सकते हैं। 7 बजे के बाद, 6 बजे के बाद में एक आपको जो बोलना है, खैरात पेश करना है, चलो वो भी कर सकते हैं। या हमारा प्रोग्राम का स्केड्यूल थोड़ा डिस्टर्ब ना हो जाए सिर्फ इसीलिए, अदरवाइज हमें सुनना पड़ा, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और उसमें दो नुकसान क्या हो सकता है कि अगर हम लोग ज्यादा वक्त ले लेंगे तो हो सकता है कि बेशतर लोगों को बोलने का मौका भी ना मिले। यही वजह है कि आपको थोड़ा टाइम के लिए पाबंदी रखी गई है, अदरवाइज यू कैन यूटिलाइज योर टाइम इफेक्टिवली। 2 मिनट के बजाय आप 3 मिनट आपको दे सकते हैं हम लोग। 5 मिनट बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन जैसा बोलना है आपको बेहतर तरीके से आप मैनेज कीजिए। नेक्स्ट सर नागपुर से, अगर एक ही एनजीओ से अगर 2 लोग आए हुए तो मैं सोचता हूँ कि भाई एक ही आते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख इस्माइल, मैं MSc B.Ed हूँ मैथमेटिक्स में। मेरा शुरू से ही कोचिंग क्लासेस का काम रहा है। मैं करीब आज 30 साल से 32 साल का मुझे एक्सपीरियंस है मैथमेटिक्स में। और हमने बच्चों को बहुत मेहनत की, हमने बच्चों पर बहुत काफ़ी उनके ऊपर हमारा रिसर्च रहा है कि बच्चे जो है मेहनत हम करवाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है मेहनत नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आज हम जो है मुसलमानों को नाम रखा जाता है कि मुसलमान के बच्चे पढ़ते नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है यार। उनके ऊपर अगर हम मेहनत सही तरीके से करें तो हमारे बच्चे जो है दूसरों से कम नहीं है, हम इतना समझते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि साइन थ्री से फार्मूला क्या होगा बेटा, तो ऊपर से बताता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x बताता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको मेहनत नहीं की जाए तो कहां से बताएगा वो, आप मेहनत ही नहीं कर रहे, आप प्लॉट के धंधे में लगे हैं, आप दूसरे काम कर रहे हैं और बच्चे को ध्यान ही नहीं दिया जाता है। आपको 1.5 से 2 लाख रुपए फिर भी पेमेंट है, फिर उधर ध्यान नहीं दिया जाता, उनको उधर ख्याल ही नहीं गए। टाइटल ही याद कराएंगे, हमको क्या जरूरत है उनको याद कराने की, हम नहीं चाहते उनको कि कौन का अच्छा बच्चा बने। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि मुसलमानों को जो है अगर थोड़ी मेहनत कराई जाए तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। मेरे फाउंडेशन का नाम है दादा सैजानी सरकार परिवार फाउंडेशन, जो हमने तैयार किया है। इसे करने की जरूरत इसलिए पड़ी हमारे को क्योंकि हम MNF के साथ बहुत दिली ख्वाहिश के साथ जुड़े हुए हैं और हमने नागपुर से इनका काम शुरू किया है। मेरे 2 रहबर हैं, शिकलकर साहब और रहबर साहब, हमारे डॉक्टर हमारे प्रोफेसर साहब। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको सही दिशा बताई और आज हम जो है उनकी दिशा के हिसाब से चल रहे हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कोई है? उसके बाद में हम शुरू करते हैं खानदेश। खानदेश से कितने लोग हैं? जलगांव, नंदुरबार, धुलिये, नासिक, आइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन मुख्तार खटीक है, मैं बिलोंग करता हूँ जलगांव से। मैंने इससे पहले बहुत सारे फाउंडेशंस में काम किया, इंडिविजुअल लेवल पे काम किया, लेकिन मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ वहाँ पर कि एजुकेशन को लेके भी बहुत सारे फाउंडेशंस वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क को लेके भी बहुत सारे फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक वर्क नहीं हो रहा है जो नेट और CET को छोड़कर बच्चों को, जैसे इम्पावर की बात चल रही है, मान लो अगर किसी बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो नहीं पढ़ सकता तो उसने क्या करना चाहिए? उसके लिए ऑप्शन तो चाहिए।
उसके लिए बना है स्किल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। तो हम लोग काम कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन पे, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना खुद का काउंसिल, खुद का बोर्ड रजिस्टर्ड किया है विद द नेम ऑफ नेटिव काउंसिल ऑफ स्किल वोकेशनल ट्रेनिंग एजुकेशन। मैं यहाँ पे सिर्फ सीनियर बैठे हुए हैं, उसकी जर्नी तो नहीं बता सकता, लेकिन 2 जुमलों में वो चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ जाए। कौन सीखा है सिर्फ बातों से, हम सब के लिए एक हिस्सा जरूरी है। इस हालात की वजह से हमने वो एजुकेशन काउंसिल स्टार्ट किया। अगर मुझे परमिशन मिले तो मैं यूज करके वेबसाइट दिखा सकता हूँ, 989 000 9669। ये हमारा काउंसिल है जिसमें हम ऑलमोस्ट 3 सेक्टर पे काम कर रहे हैं। स्पेशली हम काम कर रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन में, जिसके अंदर हमारे पास 14 सेक्टर्स है और 700+ कोर्सेज है, जैसे ब्यूटी एंड वेलनेस, मीडिया एंटरटेनमेंट, ऑटोमेशन, एविएशन, स्कूल टीचिंग, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, योगा, नेचुरोपैथी, हार्डवेयर, आर्ट्स, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर। इसके बाद हम वर्क कर रहे हैं पैरामेडिकल साइंसेस, जिसके अंदर हमारे पास अलाइड एजुकेशन के लिए कोर्सेज है। स्पेशली आपने देखा होगा कि जो बच्चे BHMS, BMS करते हैं, वो कहीं पे प्रैक्टिस करके वो चीज़ को अपनी खुद के प्रैक्टिस में ऐड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती जिसके बिहाफ पे वो ये कर सकते हैं। तो हमने उस बिहाफ पे रजिस्टर्ड और वेरीफाइड, क्योंकि हमारे यहाँ से जो बच्चे सेंटर के थ्रू सर्टिफाइड होंगे उनका ऑनलाइन ऑफलाइन वेरिफिकेशन रहेगा। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा एनजीओ रजिस्टर्ड किया हुआ, उसके अंदर हम CCH, CGO, CSD, PGDMS और MD अल्टरनेटिव कोर्सेज के लिए नेटिव सर्टिफिकेट आपको नेटिव काउंसिल पे मिलेगा। हमारा खुद का बोर्ड है, ऑटोनॉमस बोर्ड अपना सबका। और लास्टली हमने प्रमोट किया हुआ है रोबोटिक्स को, क्योंकि जो न्यू NAP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 20 के बाद 23 में उसमें तरमीम हुआ था, तो उसको ध्यान में रखते हुए रोबोटिक्स सबके यहाँ पे कंपलसरी हो गया है। और जिसके बिहाफ पे आने वाले गूगल और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री देख के उनको कोई जॉब नहीं देगा, वो उनके टैलेंट और उनके स्किल को देख के जॉब देगा। और स्पेशली हम इसमें सिर्फ AI और IoT पे वर्क नहीं करते, हम MLP सिखाते हैं बच्चों। थैंक यू। अच्छे अंदाज में आपने पेश किया। और कोई नासिक से है? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अजहर शाह है और मैं नासिक के येवला से हूँ। येवला में हमारा एक इदारा चलता है, सामाजिक विकास बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था के नाम से, और जिसके अंदर हम 2012 से अभी तक के काम करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ने ISDS का एक प्रोग्राम रन किए थे, इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट का, जिसके तहत हमने लगभग 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी। और उसके जो प्रोग्राम्स थे वो नासिक में भी प्रॉपर हमने रन किए थे, धुलिया में भी किए थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोग्राम्स हम लोग ने लिए। इसके साथ साथ हम लोग अभी फ़िलहाल में मदरसे के ऊपर काम कर रहे हैं। एक इकरा अरबी मदरसा हम लोग ने रन किए हैं, जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन से और SPKM से हम लोग ने फंडिंग मंजूर किए थे, और साथ ही साथ अब उस मदरसे को यूडाइज नंबर वगैरह भी मिल चुका है और स्कूल में इस्टेब्लिश कर, मतलब पूरी तरह से स्कूल में कन्वर्ट कर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चे ऐसे हैं जो यतीम हैं, गुरबाओं के बच्चे, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग एजुकेशन देते हैं। और अल्लाह का एहसान है, बगैर कोई चंदे के इदारा चल रहा है। मेरा ताल्लुक जलगांव से है और नाम शकील अहमद, NGO का नाम है फर्स्ट एड फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन 2009 से पूरे महाराष्ट्र में एक्टिविटीज़ कर रही है और मुख्तलिफ शोबों के अंदर मेरी एक्टिविटीज़ है, लेकिन स्पेशल तरजीहात की बुनियाद पर जो चीज़ को महसूस किया उस सिमत में हमने ज़्यादा मेहनत की और उस सिमत में अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र में जो भी फाउंडेशंस काम कर रही है उनमें उनसे यूनिक हमारा वर्क है। हर इंसान को जाहिर सी बात है ऐसे हालात आते हैं कि उसको बड़ी से बड़ी बीमारी का जो सामना करना पड़ता है, हर फैमिली में, हर घर में।
कैंसर हो या और कोई भी बीमारी हो, या हार्ट हो या नेहरू का मामला हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाउंडेशन है, जो पेशेंट गरीब होते हैं या मुस्तहिक होते हैं या फिर उनको रहनुमाई की जरूरत होती है, उनको बॉम्बे के अंदर JJKM, नायर, टाटा, साइन हॉस्पिटल, जहाँ भी उनको रहनुमाई की जरूरत है, खाने की जरूरत है, वहाँ पर रुकने का इंतजाम की जरूरत है, ये तमाम और गवर्नमेंट से कौन कौन सी स्कीमों से वो फायदा उठा सकते हैं और कहाँ कहाँ उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, हर फाउंडेशन महाराष्ट्र में हो या इंडिया में हो, वो मुकामी लेवल पर काम करती है, लेकिन अगर उनको बॉम्बे की अगर हेल्प की जरूरत हो तो वो उनकी रसाई नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन फाउंडेशन को भी हम लोग ताउन करते हैं। अगर उन्होंने कोई रेफरेंस के तौर पर हमको कोई पेशेंट को भेजा तो हम पूरी रहनुमाई करके अल्हम्दुलिल्लाह उनके इलाज का, रहने का, खाने का इंतजाम करवाना और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल से और NGO से मदद करवाना। और मुकामी लेवल पर जो स्लटर हाउस है, मैं माफ कर रहा, जो हॉस्पिटल होते हैं उनको स्लटर हाउस बोलता हूँ। जो मुकामी लेवल पर जो हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पर एक गरीब या मिडिल क्लास के लोगों को जब बोलते हैं कि भाई आपको 4 लाख रुपए खर्चा आएगा, 10 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो उसके होश उड़ जाते हैं और ना चाहते हुए वो एक कर्ज लेता है या सूद से पैसा लेता है और अपना इलाज करता है, और बाद में जब उसका इलाज मुकम्मल नहीं हो पाता है तो वो लोग कहते हैं कि वो बॉम्बे जाओ। तो उससे बेहतर हम लोग उनको पहले ही एडवाइस देकर जो तो बॉम्बे भेजते हैं, बॉम्बे में जितना हो सकता गवर्नमेंट की स्कीम से फायदा और NGO से फायदा, और मुकामी लेवल पर वहां पर मुकामी लोगों से ताउन लेकर उनको जो है तो हेल्प करवाना। और बहुत सी तफसील है, अगर आप इंफरादी मुलाकात दें, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 2 से 3 करोड़ रुपए का हमारी NGO के जरिए से गवर्नमेंट से फायदा उठाकर, NGO से फायदा उठाकर हम लोग ताउन करते हैं उम्मत का और इंसानियत का। और सिर्फ सबसे ज्यादा हमको बेसिक जो तकलीफ हो रही है कि पेशेंट अगर बॉम्बे में शिफ्ट होता है तो उसको मुकाम भी रुकने के लिए इंतजाम, यानी रुकने के लिए मुख्तलिफ जो सोशल तंजीमें होती है, एक कुछ मुसाफिर खाने होते हैं, वहाँ पर जगह नाकाफी होती है और वो लोग जो है तो अपने आप को माजरत चाह लेते हैं। तो ऐसे NGO की मदद के जरिए से हम लोग टाउन से तो चाहते हैं कि लोग पेशेंट तो इलाज करते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन उनको उनके रिलेटिव को रोकने का इंतजाम का कुछ सबील पैदा हो, उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुआ की दरख्वास्त है। 9970809946 शकील है। 9970809946। आज इस प्रोग्राम के लिए जाकिर सर, एहसान सर और तमाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं नासिक जिले से चांदवड़ तालुके में लास्ट 34 ईयर से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हूँ। हमारा भी बहुत बड़ा ट्रस्ट है हजरत जुम्मन शाह बुखारी। कई होकर सब मसाइल पर जो मसाइल अलग अलग पेश हो रहे हैं, पेशेंट को मसला होता है, मेडिकल का मसला होता है, एजुकेशन का मसला होता है, अगर हमारे रोजगार का, जो हमारी कौम इन सब चीजों से जूझती है, इन सब का एक सोल्यूशन है हम एक हो जाए और एक प्लेटफॉर्म पर आकर तमाम दो फील्ड में ज्यादा जिसको महारत हासिल है वो दूसरों को गाइड करें और सबको लेकर चलें। हम लोग नाउम्मीद नहीं हो सकते, नहीं है नाउम्मीद। इकबाल अपनी कश्मीरा से जरा दम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। इसलिए यहाँ पर ये जो डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं शहीद करने का, वो बेशक अल्लाह ताला को कामयाबी दे और उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से ये काम कारवां आगे बढ़े तो हम सब एक साथ मिलकर जो है तो कुछ कर सकेंगे, तो हमारी तरक्की हो जाएगी, सोशल समाज की, एजुकेशन की, फाइनेंशियल हम लोग साउंड बनेंगे। फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो है तो हम लोगों की तरफ तवज्जो फरमाएंगे। हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, हमारे अंदर ही जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो ताकत है उसको हम लगा लेंगे और एक दूसरे के पैर नहीं खींचेंगे तो ये कामयाबी मिलेगी। और नासिक के बाद और भी करीब के जिले हैं कि हम मराठवाड़ा में चले जाए। मराठवाड़ा के लोग माशाल्लाह बहुत है। हाँ लोकल पे आएंगे। मुंबई थोड़ा लास्ट में होना। मुंबई के लोगों को हर इज्तिमा में, हर
हर जगह पर एक प्रिविलेज दिया जाता है, एक अच्छा मुकाम दिया जाता है, आगे की सीट दी जाती है, हम उसको पीछे की सीट देंगे इंशाल्लाह। मुंबई के लोग बड़े माशाल्लाह खास है। और औरंगाबाद परभनी से हम लोग बांसवाड़ा में जाते हैं, परभनी से स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। परभनी के बाद में औरंगाबाद, फिर बीड, फिर उस्मानाबाद, फिर लातूर, ऐसा होते होते फिर हम मुंबई में आने की इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद लईफ नक्शबंदी, मैं परभनी से बिलोंग करता हूँ। मैं BSNL में एज ए मार्केटिंग ऑफिसर रिटायर हुआ हूँ परभनी से। और हमने एक 3 साल पहले तकरीबन एक NGO परभनी में फॉर्म की है। इसका नाम है महासहयोग फाउंडेशन। महासहयोग फाउंडेशन के तहत हम जो है बहुत सारे सामाजिक काम कर रहे हैं। और इसमें तालीम है, सेहत है, खवातीन की बाइख्तियारी के है, उसके बाद में समाजी वहूद के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ हैं, कानूनी आ गए, सेहत, फिटनेस सरगर्मियाँ, वालिदैन की मशवरती कैंप, ये वो सारे काम है जो एक समाज के अंदर में किए जाते हैं। इसके साथ ही हमने जो सबसे हमारा जो मकसद था कि हम ये इतने सारे काम जो करना चाहते हैं, तो हम ये सब काम करने के लिए हमारे पास में क्या है, हम ये सब काम करने के लिए हम कैसा उन लोगों तक पहुंचेंगे। अगर कोई भी एक सरगर्मी करना है तो हमें उस चीज का डाटा चाहिए, उस चीज का रिकॉर्ड चाहिए, उस चीज की मालूमात चाहिए, तभी हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम एक वेबसाइट फॉर्म करेंगे। हमने एक वेबसाइट फॉर्म की msffoundation.in, और उसके अंदर हमने एक मोबाइल ऐप बनाई एक्सेल शीट के थ्रू, और उसको लिंक किया हमारी वेबसाइट से। और उस ऐप के जरिए हमने महल्लों का सर्वे करना चालू कर दिया। महल्लों के सर्वे के अंदर में हमने शुरू में एक 50-60 क्वेश्चन डाले थे, लेकिन जैसे हमने एक पायलट प्रोग्राम चालू किया, वो पायलट प्रोग्राम के में हमको ये समझ में आया कि हमारे जो है सो क्वेश्चनरीज बढ़ रही है। तो हमारे साथ वेबसाइट डेवलपर थे, हमने उन्होंने मिलकर क्या किया, उसको क्वेश्चनरीज बढ़ाए, और अब हमारे पास में 150 से ज्यादा क्वेश्चनरीज है। और उस क्वेश्चनरीज पे हमने तकरीबन 200 घरों का एक पायलट सर्वे किया। तो वो सर्वे के जरिए हमको मालूम हुआ कि जो जितने भी ये प्रोग्राम है, आप जितनी भी बात कर रहे हैं, जितने भी सब लोगों ने बात की है, हमारे पास उस चीज का डाटा नहीं है। हमारे पास हेल्थ की अगर बात करेंगे तो हमारे मोहल्ले में कितने लोग कौन सी बीमारी से शिकार है, कितने लोगों का सेहत का प्रॉब्लम है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उन तक पहुंचेंगे कैसा, जब तक कि हमारे पास उनका डाटा नहीं आता। ये बात हमारे वो उस सर्वे के दौरान समझ में आई। तो आज हम जो सर्वे कर रहे हैं, सर्वे का जो थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ आपको, हमने मस्जिद सेंटर बनाकर जो है सो महिला रेगुलेटरी कमेटी बनाई है, जिसके अंदर में मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग और नौजवान, जैसा 4-5 अगर बुजुर्ग लेते हैं तो 15-20 नौजवान लेकर हमने एक कमेटी तश्कील दी है। और वो कमेटी जो है सो 300 से 500 या 700, जैसा शहर रहेगा, जैसी सिटी रहेगी, उसके हिसाब से 300 से 500 घर की एक कमेटी रहेगी। और वो 500 घर के ऊपर में जो वॉलंटियर्स है, वो वॉलंटियर्स को हम घर डिवाइड कर दे रहे हैं। मान लो अगर 300 घर का एक मोहल्ला है और वहां पे 15 वॉलंटियर है, तो हमने उनको डिसाइड कर दिया कि उनको 20-20 घर उनको दे देते हैं। अब वो वॉलंटियर का काम ये कि रहेगा, वो 20 घर के ऊपर में बात रखेंगे, जो भी हमारे पास में एक्टिविटीज रहेंगी उसके अंदर में जो वो एक्टिविटी से रिलेटेड जो आदमी रहेगा, जो भी काम रहेगा, वो हमको वहां से ढूंढ के देगा। और हमने ये जो है पूरे शहर के लिए बनाया है, तो हमने शहर में इसको हमने जोन में तब्दील कर दिया है। कुछ 10-20 मोहल्ला मिला के एक जोन, फिर 10-20-25 मिला के, फिर बाद में उसके अंदर में डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कमेटी बनाएंगे। जैसा आपके इन्होंने बताया था CDC कमेटी होना, सेंट्रल डेवलपमेंट कमेटी, तो वैसे एक कमेटी हमारे शहर में फॉर्म हो जाएगी। हमारा ये शुरुआत है, हमारा ऐसा एम है। अब इसके साथ में वेबसाइट के अंदर जो भी चीजें हैं वो सारी हमने वेबसाइट में दे दी। इसके अलावा एक और जो चीज है, आज हम देखते हैं कि हमारे जितने भी कम्युनिटी के अंदर में जो लोग काम करने वाले हैं, हर फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, तो हमने जो है सो एक ये भी चीज की कि हमारे सर्वे के अंदर में हमने क्या किया कि ऐसे लोग जो जिनका पेशा, वो पेशे के हिसाब से हम कैटेगराइज करके लोगों को एक जगह भी हम लाने का हमारा प्रोग्राम है। जैसे कि मान लिया प्लम्बर है, एक शहर के अंदर में 100, 200, 300 प्लम्बर होते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो जितने भी टेक्निकल काम होते हैं, सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके अंदर में 80% होते हैं। और ये इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑटो ड्राइवर हो गया, 4 व्हीलर ड्राइवर हो गया, वर्कशॉप हो गया, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल शॉप वगैरह, इसमें सारे मैक्सिमम लोग अपने होते हैं। और मैं ये चीज मानता हूं कि ये जो लोग होते हैं, ये 80% जो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर द फ्रंट लाइन्स ऑफ आवर कम्युनिटी। आवर कम्युनिटी मीन्स मुस्लिम कम्युनिटी। अगर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं,
तो बाकी जो 80% अदर कास्ट के अदर लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं उनके पास में जो मैसेज जाता है वो 80% लोगों से जाता है। वो लोग जो आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, हम कहीं जाके रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, बताते नहीं है। हम जैसे इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, हम हमारे घरों में बैठ जाते हैं जाके। हमारा जो काम है, हमारी जो स्किल है, जिसका हमको दिखाने का वक्त आता है, मान लो रिटायर के बाद बोलो या बीच में ऐसे भी वक्त जब मिलता है मौका, तो हम काम नहीं कर पाते हैं। तो इससे होता यह है कि ये जो फ्रंट लाइन है हमारी, ये फ्रंट लाइन के जो तरबियत है इनकी, जो इनके अखलाक है, जो इनके मैनर्स है, ये दिखाते हैं कि आपकी कौम किस तरह से रिप्रेजेंट करती है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को एक जगह लाकर इनकी एक एसोसिएशन कमीशन, एक एसोसिएशन बनाकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे। फिर वो सारी बातें आएंगी, अंदर स्किल क्या आ जाएगा, उसके अंदर में उनकी हेल्थ आ जाएंगी। वो जो ऐसे लोग हैं जिनको इंश्योरेंस नहीं होता, उनके पास में इंश्योरेंस करवाएंगे। उनके जो एक्सीडेंट हो जाते हैं कई चीजों में, 4 व्हीलर वाले जैसे बहुत सारे लोग अवेयर नहीं रहते, या उनके मालकों के पास उनको नहीं, ये सारे लोग हम क्या है एक जगह लाएंगे। एक जगह लाकर हमारे पास में हर शहर में हमारे पास आज बिलासुद्दी बैंक है, वो बैंक से उनको मुंसलिक करेंगे। ये सारे जो काम है हमारे पास सिर्फ उस वक्त ही हो सकते हैं जब हमारे पास में सही डाटा मौजूद हो। हमने सिर्फ 200-300 घर का डाटा लेकर मैंने इसको एआई के प्लेटफॉर्म में डालकर इसको क्वेश्चनिंग की। क्वेश्चनिंग करने के बाद मैंने अंदर पूछा पे हार्ट पेशेंट कितने हैं, मुझे फौरन से लिस्ट आ गई। इसका मैंने पूछा इसमें ड्रॉप आउट कितना है, ड्रॉप आउट वाली लिस्ट आ गई। इसमें मैंने कहा कि इसमें बेवा कितने हैं, बेवा की लिस्ट आ गई। इस बार मैंने ये देखा कि इसके अंदर में जो है शादी लड़के कितने जिनकी शादी की उम्र हो गई लेकिन शादी नहीं हो रही है, उसकी लिस्ट आ गई। तो ये जो है ना रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट्सएप में, पिछले 100 साल में उन लोगों ने 50,000 से भी ज्यादा जो है मीटिंग्स लेकर उन्होंने यहाँ तक पहुंचे हैं वो लोग। और किसी भी मीटिंग का कोई पेपर में या कहीं कटिंग में ऐसा कोई उनका लोकल न्यूज भी नहीं आती उन लोगों की मीटिंग हुई थी बोल के, और उन लोग अपना काम करते हैं। हमें भी ऐसा ही काम करना है जिसके जरिए हम जो है सो ये, लेकिन डाटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मेरा फोकस जो है यही है कि मैं पहले डाटा बनाऊं। अच्छा, जाहिर सी बात है मेरी एक एनजीओ ये पूरा काम नहीं कर पाएगी, ये एनजीओ मेरा नहीं कर, मैं क्या करूंगा अभी। अब जैसे मान लीजिए किसी ने एजुकेशन है, हमारे शायद परवनी मारूफ साहब है, सीईसी से सेंट्रल फॉर एजुकेशन का उनका सेंटर है, मेरे पास अगर कुछ डाटा आता है एजुकेशन का, सारा डाटा मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा, आप वो उसके ऊपर काम करेंगे। मैं उनको बता दूंगा देखो इतने लोग हैं, ये एड्रेस है, नाम, फोन नंबर, हमारे 156 क्वेश्चनर्स के अंदर में सारी चीजें हैं उसके अंदर, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, और जिसके पास में जो डॉक्यूमेंट नहीं है उसका नो बोल के आ रहा है, वहीं पे कैंप लगाते हैं और वहीं पे उनके आधार कार्ड का जो प्रॉब्लम वो सॉल्व करते हैं, उनके इलेक्शन कार्ड बनवाते हैं, उनके हेल्थ कार्ड, जो भी जितने गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है वहां उनको कैंप लगा के गाइड करते हैं। कैंप मस्जिद के अंदर में लगाकर हम उनको गाइड करते हैं। तो ये इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है आप भी जो है, आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो डाटा लेकर ही काम कीजिए, बहुत अच्छी आसानी होगी आप लोगों को। और हम जो है सो अभी पायलट में ही प्रोजेक्ट में है, अभी हमारा काम भी अभी चल रहा है। बहुत सारी इलेक्शन आ जाते हैं, ये दूसरी चीज आ जाती है, उसलिए भी हमको भी रुकावट आती है और ये आते रहती है, तब भी हमने हमारा काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी हम जो है सो इसी तरह के जो है सो काम करते रहेंगे। और परवनी के अंदर में हमको एक चीज ये बात समझ में आई कि लोगों का जो व्यू था, हम जब जा रहे थे तो लोगों ने बोले काश ये बहुत पहले हुआ होता, ये बहुत पहले हुआ होता तो ये एक अच्छा सा काम बहुत 5-10 साल, 15 साल, 20 साल पहले चालू होता तो और ज्यादा इसके अंदर में होता। लेकिन ठीक है, देर से हुआ, दुरुस्त हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों की दुआओं की दरखास्त है आप सबसे, इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। और हमारे सिकलगर साहब जो है ये हमें बहुत अच्छी गाइड करते हैं और हम इनसे मुंसलिक रहेंगे और इनके कामों में हम इनको सहयोग देंगे और इनके जितने भी जो भी आदेश हमको मिलते रहेंगे हम उसका पालन करेंगे। शुक्रिया, नवाजिश, मेहरबानी। सर आपके पास में हमने अभी रजिस्ट्रेशन में सबके नंबर डाले हैं, आप एक लिस्ट बना दीजिए, 100-150 लोग हैं, एक पेज में लिस्ट हो जाएगी, आप एक एक कॉपी सबको दे दीजिए या व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, सब मिल जाएंगे नंबर, कोई मसला नहीं। 9422 7060 92 9422 706092। सेकंड नंबर और एक ले लीजिए 880 605 6600। शुक्रिया। फिर से एक बार, सैयद लईक नक्शबंदी परवनी।